कक्ष में एक बुटपस्त समारोह आयोजित करने के लिए अपने नौकरों को बाहर कर दिया था। उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी का विरोध करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप एक वीर पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो गई। आखिरकार मैडम शेरोन और उसके साथी को अपने बुरे कार्यों की कीमत चुकानी पड़ी उनके जीवन के साथ। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वह अगले साल दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगले कुछ महीनों के लिए डिप्टी मेयर श्री हैरी मेयर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। नाइटहॉक्स के आंतरिक नियमों के अनुसार बुरी ताकतों को उनके परिवार के सदस्यों से बदला लेने से रोकने के लिए उनके नाम गोपनीय रखे जाएंगे, भले ही उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया हो। उन्होंने चुपचाप अखबार मोड़ा और उसे रिसेप्शन डेस्क पर वापस कर दिया। अचानक उसने एक आगंतुक को देखा जो प्रवेश द्वार से गुजर रहा था। वह एक युवा महिला थी, उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास थी। वह एक झालरदार टोपी और ढीली पोशाक में थी। उसके चेहरे पर आकर्षक विशेषताएं, सुनहरे बाल, हरी आंखें थी और वह उदास भी थी। वह काफी सुंदर थी। उसके बारे में सबसे आकर्षक बात उसका बाहर निकला हुआ पेट था। ऐसा लग रहा था कि वह 7 महीने से अधिक की गर्भवती थी और उसे लगा कि उसने पहले भी एक युवा गर्भवती महिला को देखा है। अचानक उसने लियोनार्ड को आश्चर्य से कहते हुए सुना, मिस मेगोस। मेगोस, हाँ, वह युवा महिला जिसे लेनेवस ने धोखा दिया था। वह लेनेवस के बच्चे से गर्भवती है और इस तरह उसके मानसिक स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ हो सकती है। वह कहती है कि उसका बच्चा उसके पेट में गाता है और सीटी भी बजाता है। क्लेन को अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि लियोनार्ड मेगोस को जानता था। जब उन्होंने लेनेवस से संबंधित लोगों की जांच फिर से शुरू की तो महिला की तस्वीर हर नाइटहॉक ने देखी थी। क्लेन उसे पहले से भी जानता था। उसकी चाची क्रिस्टीना, जिसकी बचत लेनेवस ने हड़प ली थी, उसे मदद मांगने के लिए डिविनेशन क्लब में ले आई थी। उसकी चाची ने यहां तक पूछा कि क्या उसके पेट में पल रहे बच्चे का इस्तेमाल भविष्यवाणी के लिए किया जा सकता है। फिर जैसे ही मेगोस ने लियोनार्ड की आवाज सुनी, उसने उन दोनों को शून्यता से देखा और विनम्रता से उत्तर दिया, नमस्ते मिस मेगोस, आपको यहाँ ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में क्या लाया है? क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आप चाहती हैं कि हम आपके लिए करें? क्लेन 2 कदम आगे बढ़ा और पूछा। मेगोस की अचानक यात्रा से वह बहुत भ्रमित हो गया। उसे लगा कि यह एक अत्यंत संयोग था। हमें अभी लेनेवस का पत्र मिला और मेगोस मिलने आती है। मेगोस ने उसके पेट को छुआ और मंद मंद मुस्कुराए। किसी तरह मैंने अचानक जॉटलैंड स्ट्रीट पर आने के बारे में सोचा और अचानक ऊपर आकर देखने के बारे में सोचा। ऐसा लगता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। क्लेन ने याद किया कि वह पहले अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करने और मेगोस की स्थिति की जांच करने में कामयाब नहीं हुआ था। इसलिए उसने अपने दांत उठाए और अपनी बाईं दाढ़ को थपथपाने ही वाला था। तभी विचारों की एक श्रृंखला बढ़ती तीव्रता के साथ उसके दिमाग में घूमने लगी। मत देखो, मत देखो, मत देखो, तुम मर जाओगे। अगर तुमने देखा तो तुम मर जाओगे, देखोगे तो मर जाओगे। ... क्लेन एक मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा और उसका माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। यह एक गहरे और भारी दुर्स्वप्न जैसा था जिससे वह लगभग उठ ही नहीं सका। अचानक उसे कुछ समझ आया। पिछली बार वह अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करने में असफल रहे थे क्योंकि उनकी आध्यात्मिकता ने एक अकल्पनीय खतरे को देख लिया था। इसने उसे अवचेतन रूप से धीमा कर दिया, इसलिए वह अवसर चूक गया और अनुवर्ती कार्रवाई भूल गया। उस समय क्लेन को अभी भी सियर औषधि को पूरी तरह से पचाना बाकी था और उसे अभी भी अनुक्रम 8 तक आगे बढ़ना था, इसलिए आध्यात्मिकता की चेतावनियां बहुत सूक्ष्म थी और ध्यान देना मुश्किल था। लेकिन अब जोकर की आध्यात्मिक दूरदर्शिता इतनी स्पष्ट और स्पष्ट थी। लगभग 20 सेकंड के बाद क्लेन ने अंततः अपने पक्षाघात से मुक्ति पा ली। उसने लियोनार्ड की ओर तिरछी नजर से देखा और महसूस किया कि मिडनाइट कभी भी ठंडे पसीने से लथपथ था और उसकी आंखें डरावनी थीं। अचानक क्लेन को समझ आ गया कि लेनेवस किस बम का जिक्र कर रहा था। यह मेगोस के पेट में बच्चा है। यह वह बच्चा है जिसे वह पीछे छोड़ गया था। क्लेन ने अचानक पत्र में दिए गए विवरण को हुड यूजियन के उत्तरों के साथ जोड़ दिया और उसे अचानक सम्राट रोसेले की डायरी में पढ़ी गई कोई बात याद आ गई। मैंने अपने हाथों से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की और व्यक्तिगत रूप से भाप और मशीनरी के युग की शुरुआत की, लेकिन ये केवल इस दुनिया पर एक दुष्ट भगवान के अवतरण का केंद्र बन जाएगा। क्लेन की पुतलियां सिकुड़ गई क्योंकि उसने एक संभावना के बारे में सोचा जिसे उसने सहज रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नहीं, ये सही नहीं है। मेगोस के पेट में पल रहा बच्चा किसी दुष्ट देवता या दुनिया में आने की प्रतीक्षा कर रहे किसी दुष्ट देवता का बेटा नहीं हो सकता। नहीं, हुड यूजियन ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों करेगा? हालांकि उसकी मनोचिकित्सक शक्ति लेनेवस को मेगोस को मूर्ख बनाने में मदद कर सकती है और उसे उसकी अर्धचेतन अवस्था में एक प्रजनन पात्र के रूप में उपयोग कर सकती है। नहीं, समय से पहले मरने वाले बाल मजदूरों और 10 साल से कम जीवित रहने वाले कारखाने के श्रमिकों और महिला श्रमिकों का आक्रोश एक दुष्ट देवता के बेटे को तेजी से बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है। नहीं, वाय आप सीधे भगवान की ओर नहीं देख सकते। उन्होंने ध्यान से देखा कि बाद वाले की ठंडी सौम्य बियॉन्ड प्रतिक्रिया गायब हो गई थी, जैसे कि इसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दबाया जा रहा हो। हालांकि पहले वाला अभी भी गर्म और आरामदायक था। इस आरामदायक एहसास का उपयोग करते हुए क्लेन ने अर्धसंज्ञानात्मक अवस्था में प्रवेश किया। उसने अपनी चिंता की भावनाओं को रोक लिया और कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मुड़ा और लियोनार्ड मिशेल की ओर देखा, फिर अपनी टुड्डी मेगोस की ओर झुका दी। फिर उसने अपनी जोकर क्षमताओं से अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और मेगोस को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम्हें कॉफी, काली चाय या कुछ भी नहीं चाहिए? मेगोस ने अपने पेट को ऐसे सहलाया मानो वह कुछ सुन रही हो। 1 कप गर्म पानी। मुझे अचानक आप लोगों से लेनेवस के बारे में बात करने का ख्याल आया। मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। किसने कहा तुमसे ये? लियोनार्ड अब वह तुच्छ व्यक्ति नहीं रहा जो वह आमतौर पर हुआ करता था। उसकी मुस्कुराहट कुछ कठोर हो गई थी। मेगोस अचानक हंस पड़ी। मेरे बच्चे ने मुझे बताया। वह बहुत कुछ जानता है। वह बहुत होशियार है। क्लेन ने शाप देने की इच्छा का मुकाबला किया। वह विभाजन की ओर मुड़ा और मेगोस को शांत रखने के लिए लियोनार्ड को संकेत दिया। लियोनार्ड ने जबरदस्ती मुस्कुराया और सोफे की ओर इशारा किया। मैं बिल्कुल इसी बारे में बात करना चाहता हूँ। हम आपके साथ लेनेवस के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट डेस्क के पीछे रोजन ने असमंजस में देखा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लेन ने तेजी से विभाजन को पार किया और सीधे धक्का देकर डन स्मिथ के कार्यालय का दरवाजा खोला, फिर एक धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। उसने देखा कि डन गंभीर होने से पहले हैरान दिख रहा था और भारी आवाज में कह रहा था, कैप्टन कुछ गंभीर हुआ है।
मुझे पता है कि लेनेवस का बम से क्या मतलब था। डन खड़ा हुआ और बाहर की ओर इशारा किया। मेगोस। उसने स्पष्ट रूप से लियोनार्ड का चौंका देने वाला उद्गार सुना था, लेकिन वह अपने साथियों के चेहरे पर डर और ठंडे पसीने के भाव नहीं देख सका। क्लेन ने सिर हिलाया और तुरंत समझाया, मैंने मेगोस की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आध्यात्मिकता ने मुझे प्रयास करने से रोक दिया। यह मुझे चेतावनी देता रहा कि मैं न देखूं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए इससे मुझे एक कहावत याद आ गई, आप सीधे भगवान की ओर नहीं देख सकते। भले ही मेगोस के पेट में पल रहा भ्रूण इस दुनिया में उतरने का प्रयास करने वाला कोई दुष्ट देवता या किसी दुष्ट देवता की संतान नहीं है, ये निश्चित रूप से एक पौराणिक प्राणी है। कैप्टन, इसे हुड यूजेन की यादों में काली वेदी से, उनकी मनोचिकित्सक क्षमताओं से, लेनेवस के पत्र में वर्णित दुखद दुनिया से जोड़ते हुए मुझे लगता है कि मेरा अनुमान सच्चाई के काफी करीब है। लेनेवस ने सत्य से जुड़ा एक कर्मकांडीय जादू प्राप्त किया और ऑर्डर के सदस्य से निर्माता हुड यूजेन की मदद से उसने मेगोस को एक निश्चित शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक बर्तन में बदल दिया। फिर ये शक्ति परिपक्वता तक तेजी से बढ़ने के लिए कारखानों के आसपास के आक्रोश, उत्पीड़न और निराशा का उपयोग करेगी। शब्दों में, अनुष्ठान को सफल होने के लिए इस आक्रोश, उत्पीड़न और उदासी की आवश्यकता होती है। गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाने से पहले डन ने लगभग 20 सेकंड तक क्लेन के शब्दों पर गंभीरता से विचार किया। मैं तुरंत पवित्र कैथेड्रल से सहायता मांगूंगा। आशा करते हैं कि मेगोस के पेट में पल रहा बच्चा अभी भी इंतजार कर सकता है। बेशक हम बस आराम से नहीं बैठ सकते और कुछ नहीं कर सकते। लियोनार्ड से कहें कि मेगोस को शांत रखे और उसका साथ दे। श्रीमती ओरियाना, रोजन और बाकियों को सूचित करें। सभी गैर लड़ाकों को खाली करवाएं। टेलीग्राम भेजने के बाद मैं चानिस गेट के पीछे जाऊंगा। हमें सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, जो कि अगर मेगोस के बच्चे का जन्म पवित्र कैथेड्रल से सुदृढ़ीकरण के आगमन से पहले होता है। टिंजन नाइटहॉक्स के कप्तान के रूप में मेरे पास आपातकाल के दौरान सेंट सेलेना की राख का उपयोग करने का अधिकार है। सेंट सेलेना की राख, एक हाई सीक्वेंस बियोडर की राख। चानिस गेट के भीतर कोर सील। क्लेन की चिंताएं थोड़ी कम हो गईं। उसने तुरंत अन्य चीजों के बारे में सोचा। कैप्टन, हम मैंडेटेड फिनिशेस और मशीनरी हाइव माइंड से भी सुदृढ़ीकरण की मांग कर सकता हूं। उनके पास समान पवित्र वस्तुएं होनी चाहिए। क्लेन को अचानक प्रेरणा का झटका लगा और उसने खुद से कहा, लेनेवस का मामला मूल रूप से अनिवार्य दंडकों के दायरे में था। ओल्ड नील और मैं मदद के लिए वहां थे जब उनके एक वरिष्ठ सदस्य ने नियंत्रण खो दिया था। जैसे ही वह धीरे से बोला, उसकी आवाज तेज हो गई। कैप्टन, क्या आप मैंडेटेड फिनिशर से पूछ सकते हैं कि क्या नियंत्रण खोने वाला सदस्य मेगोस को ट्रैक कर रहा था या रख रहा था निगरानी में? क्या आप संदेह कर रहे हैं कि मेगोस के पेट में पल रहे बच्चे के कारण उसने नियंत्रण खो दिया? जब जांच हो रही थी तो वे मेगोस के लिए जिम्मेदार थे। डन ने गंभीरता से उत्तर दिया। हम अब और देरी नहीं कर सकते। श्रीमती ओरियाना और बाकियों के पास जाओ। मैं इस समय पवित्र कैथेड्रल से सहायता मांगने के लिए एक टेलीग्राम भेजूंगा, फिर मैंडेटेड फिनिशेस और मशीनरी हाइव माइंड को सूचित करूंगा। हाँ, मुझे पुलिस विभाग को भी एक टेलीग्राम भेजना होगा और देखना होगा कि क्या वे आसपास के नागरिकों को निकालने के लिए कोई बहाना ढूंढ सकते हैं। ठीक है। क्लेन कमरे से कुछ कदम बाहर निकला ही था कि अचानक उसे कुछ याद आया। उसने मेगोस की अचानक यात्रा के सहयोग के बारे में सोचा। उसके मन में लाल चिमनी वाली इमारत की छवि उभरी। वह तेजी से घुमा और डन से कहा, कैप्टन, एक और बात। क्या आपको वे सहयोग याद हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था? अपहरणकर्ता के सामने वाले घर में एंटीगोनस परिवार की नोटबुक का सुराग, रे बीबर जो बाहर नहीं निकला था समय में, टिंगन, हनास विंसेंट का एक सहयोग के कारण खुद को उजागर करना, और कैसे अरोरा ऑर्डर के एक सदस्य ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया था, आदि। ये सभी संयोग बहुत सूक्ष्म है और उनका पता लगाना कठिन है, लेकिन तथ्य यह है कि मेगोस अचानक जैसे ही हमें पता चला कि लेनेवस का पत्र बहुत स्पष्ट और सीधा है, वे हमारी तलाश में आ गए। ये संयोग हमारे सामने पहले ही उजागर हो चुका था, अब ये छिपा नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे वाला व्यक्ति जल्दी केंद्र में आ जाएगा। इसके अलावा मैडम शेरोन संसद सदस्य मेनार की हत्या का जोखिम क्यों उठाएंगी? क्या ये भी एक संयोग है? डन ने इसके बारे में सोचा और गंभीर उत्तर दिया, मैं इस बिंदु को टेलीग्राम में शामिल करूंगा। क्लेन ने और समय बर्बाद नहीं किया। वह कार्यालय से बाहर निकला और सीधे विपरीत दिशा में अकाउंटेंट के कमरे में चला गया। श्रीमती ओरियाना साल के आखिरी 3 महीनों के लिए बजट तैयार कर रही थी। वह इसे पहले ही पूरा कर लेना चाहती थी, कहीं कैप्टन इसके बारे में दोबारा न भूल जाए। जब उसने क्लेन को अंदर आते देखा तो उसने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। लड़का, आज तुम्हें क्या दावे प्रस्तुत करने हैं? क्लेन ने सांस छोड़ी। श्रीमती ओरियाना, हम आज छुट्टी पर रहेंगे। तुरंत घर वापस जाएं। ओरियाना कुछ देर के लिए ठिठक गई और अपने सामने खड़े गंभीर चेहरे को स्तब्ध होकर देखती रही। कुछ सेकंड बाद वह हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। ठीक है, क्लेन ने जल्दी से कहा, कार्यालय और शस्त्रागार के बाकी क्लर्कों को सूचित करने में मेरी मदद करें। मैं रोजन को सूचित करूंगा। हाँ। ओरियाना ने सामान भी नहीं भरा। उसने अपना हैंडबैग उठाया और तेजी से लेखा कार्यालय से बाहर निकल गई। गलियारे में प्रवेश करने के बाद वह मुड़ी और क्लेन को घूरने लगी। उसने अपनी छाती के पास एक लाल चांद बनाया और कहा, आप सभी को देवी का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। क्लेन ने चुपचाप उत्तर दिया। वह विभाजन के बाद रिसेप्शनिस्ट क्षेत्र में चला गया और उसने लियोनार्ड को मेगोस के साथ लेनेवस के बारे में बातचीत करते हुए देखा। उसकी अभिव्यक्ति कठोर थी। एक कप गर्म पानी भरते समय क्लेन रोजन की ओर झुका। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, घर जाओ, यहाँ खतरनाक है, कल वापस आना। रोजन ने झटके से अपना मुंह खोला, लेकिन क्लेन की कठोर अभिव्यक्ति देखकर उसे फिर से बंद कर लिया। अपना बैग उठाने और रिसेप्शनिस्ट क्षेत्र से बाहर निकलने से पहले उसने अपना सिर नीचे किया और लगभग 10 सेकंड के लिए सामान पैक किया। जैसे ही वह क्लेन के पास से गुजर रही थी, उसने अपने होंठ काटे और फुसफुसाए, ईमानदारी से कहूं तो मैं नाइटहॉक्स का उतना ही सम्मान करता हूं जितना मैं अन्य लोगों से नफरत करता हूं जो ब्यूडर्स बन जाते हैं। अल्पविराम। क्लर्कों को ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी को खाली करते देखने के बाद क्लेन मेगोस के लिए गर्म पानी लाया, अपनी पीठ झुकाए और उसे उसके सामने मेज पर रख दिया। मुझे कुछ निपटाना है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने अवसर का लाभ उठाते हुए लियोनार्ड के कान की ओर झुका और फुसफुसाया, उसे यही रखो। लियोनार्ड ने अपने दांत भींच लिए और मुस्कुराहट के साथ अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उन्होंने मेगोस के साथ अपनी बातचीत जारी रखी और देखा कि मेगोस थोड़ी बेचैन हो रही थी, जैसे कि वह अपना ध्यान खो रही हो।
क्लेन कैप्टन के कार्यालय में लौटा तभी उसे पता चला कि डन पहले ही भूमिगत हो चुका है। मेज पर एक तार था। यह आदेशित दंडकों का उत्तर था। हाँ, हम तुरंत वहां पहुंचेंगे। हाँ, मिगोस के कारण आदेशित पुनिशर ने नियंत्रण खो दिया था। जब वह गलियारे की ओर बढ़ रहा था तो क्लेन खुद को शांत नहीं कर सका। उसे नहीं पता था कि वह पवित्र राख को वापस लाने के लिए कैप्टन का इंतजार कर रहा था या अतिरिक्त सेना के आने का। मुझे आश्चर्य है कि क्या हाई सीक्वेंस ब्यूडर्स टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। वह कई बार घुमा, अचानक शांति महसूस हुई। उसने देखा कि गलियारे के दोनों ओर लगे गैस लैंप अब हल्के नीले रंग में रंगे हुए थे। अंधेरे के बीच डन सीढ़ियों से गलियारे में चला गया। उसकी हथेली में राख का एक चौकोर हथेली के आकार का डिब्बा था। यह बक्सा देखने में ऐसा लगता था जैसे ये शुद्ध चांदी से बना हो, लेकिन ऐसा भी लग रहा था जैसे यह मानव हड्डियां हो। इस पर कई रहस्यमय पैटर्न उकेरे गए थे। क्लेन बॉक्स के जितना करीब था उसे ठंड महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ठंड तेजी से उसके खून में समा रही हो। डन का चेहरा बर्फीली नीली रोशनी में नहाया हुआ था। उन्होंने क्लेन से कहा, चाइनीज गेट पर जाएं और उच्चतम आक्रामक क्षमता वाली एक सीलबंद कलाकृति चुने। अपने विवेक से तय करें कि वास्तव में कौन सी है। मैंने पहले ही सीखा और रखवालों को अंदर बता दिया है। छिपे हुए खतरों पर ध्यान दें। उनमें से 3 ग्रेड 2 सीलबंद कलाकृतियां हैं जो हैं। ओह, अब जब मैंने सेंट सेलेना की राख निकाल ली है तो सीका और रखवाले अब अपना स्थान नहीं छोड़ सकते। इस समय फ्राई और रॉयल दोनों अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए केनली के घर पर थे। सेंट सेलेना कैथेड्रल के आर्कबिशप उपदेश देने के लिए ग्रामीण इलाकों में गए थे। ठीक है, क्लेन ने संकोच नहीं किया, तुरंत बेसमेंट की ओर मुड़ गया। जब वह चौराहे के पास था क्लेन अचानक रुक गया। वह जानता था कि टिंडन सिटी में चाइनीज गेट के पीछे अधिकांश सीलबंद कलाकृतियां ग्रेड 3 की थी और मेगोस के पेट में पल रहे बच्चे पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम से कम यह एक पौराणिक प्राणी था। परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक काम कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव होने में बहुत समय लगता है। यह इसके लिए अनुपयुक्त है। टिंडन सिटी में केवल 3 ग्रेड 2 सीलबंद कलाकृतियां हैं और वे सभी बहुत खतरनाक कलाकृतियां हैं जिनके परिणामस्वरूप आसानी से मेरी मृत्यु हो सकती है। मेरा अनुमान है कि उनकी शक्तियां मेरे फ्लेरिंग संचाम के समान ही हैं, इसलिए मैं बाद में बहुत अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। मैं बिना किसी झिझक के फ्लेरिंग संचाम का उपयोग करूंगा। ये निश्चित रूप से ग्रेड 2 सीलबंद कलाकृतियों जितना शक्तिशाली होगा। आखिरकार इसमें दैवीय रक्त की शक्ति है। क्लेन का दिमाग घूम गया और उसने अनजाने में सिर हिलाया। उसने अपनी जेब में चमकते सूरज के आकर्षण और अजिक की तांबे की सीटी को टटोला, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बात की अनुभूति वापस आ गई थी। भले ही यह उपयोगी था या नहीं, क्लेन ने एक कलम और कागज का सेट निकाला जिसका उपयोग भविष्यवाणी के लिए किया जाता था और एक छोटा संदेश लिखा। वह व्यक्ति जिसने मेरी किस्मत खराब कर दी और आपके बच्चे की खोपड़ी चुरा ली, वह प्रकट हो गया है। उसने मेगोस को 36 जॉटलैंड स्ट्रीट पर ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में प्रवेश की व्यवस्था की है। यह अत्यधिक संभावना है कि मेगोस एक दुष्ट देवता के बेटे को आश्रय दे रहा है। स्थिति बहुत जरूरी है। उसने अपनी कलम हटा दी और कागज के टुकड़े को मोड़ दिया। क्लेन ने चौराहे पर तांबे की सीटी निकाली और बजाई, फिर विशाल कंकाल दूध को उसके सामने आते देखा। गहरे और शांत तहखाने के भीतर गलियारे में लगभग 4 मीटर लंबा अस्थि दूध पत्र लेने के बाद क्लेन की आंखों के सामने से गायब हो गया। जब आसपास दीवारों में लगे पारंपरिक गैस लैंप ही बचे थे तो उसने अजिक की तांबे की सीटी हटा दी और चाइनीज गेट की ओर चल दिया। जब वह पत्र लिख रहा था तो उसने पहले ही तय कर लिया था कि कौन सी सीलबंद कलाकृति चुननी है। सबसे पहले ग्रेड 3 सीलबंद कलाकृतियों का मेगोस के पेट में पल रहे बच्चे पर कोई प्रभाव पड़ना लगभग असंभव होगा, जब तक कि यह उत्परिवर्तित सूर्य पवित्र प्रतीक जैसी कोई वस्तु न हो जिसमें छिपी हुई शक्तियां हो। लेकिन उसी क्षण ऐसी स्थिति में क्लेन किसी ऐसे रहस्य का पता लगाने या शोध करने के मूड में नहीं था जिसका अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। साथ ही अधिकांश सीलबंद कलाकृतियां उपयोगकर्ता के लिए एक निश्चित स्तर का खतरा लेकर आती हैं। इसलिए क्लेन ने ग्रेड 3 सीलबंद कलाकृतियों को हटा दिया जो दुश्मन को प्रभावित किए बिना उपयोगकर्ता को कमजोर कर देगी। दूसरे, टिंडन नाइटहॉक्स के पास कोई भी ग्रेड 1 सीलबंद कलाकृतियां नहीं थी और केवल 3 ग्रेड 2 कलाकृतियां थीं। यह मूल रूप से एक रहस्य था जिसे क्लेन को जानने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थिति की तात्कालिकता के कारण डन ने एक आपातकालीन खंड का उपयोग किया और उसे सामान्य स्थिति बताई। सेंट सेलेना की राख को पकड़ते समय डन स्मिथ किसी अन्य सीलबंद कलाकृतियों को नहीं पकड़ सके और टिंडन सिटी के चाइनीज गेट के पीछे 3 ग्रेड 2 सीलबंद कलाकृतियां थीं, 2030, 2078 और 2-105। 2030 का नाम था कभी न खत्म होने वाला जहर। इसकी उत्पत्ति एक अज्ञात सीक्वेंस नाम वाले एक बियॉन्डर से हुई जो अचानक पागल हो गया और उसने आत्महत्या करने के लिए अपनी कलाई काट ली। उसने अपना रक्त एक साधारण चांदी के प्याले में प्रवाहित कर दिया, लेकिन जब उसका खून सूख गया तो चांदी का प्याला नहीं भरा और प्याले में मौजूद तरल एकदम साफ और आकर्षक हो गया। यह एक ऐसा प्रलोभन था जिसका सीक्वेंस 5 बियॉन्डर भी विरोध करने में विफल रहा था। तरल पदार्थ पीने के बाद जहर से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति के मरने के बाद जहर उसके छिद्रों से बाहर निकल गया और फिर से एक साथ जमा हो गया। इसकी मात्रा उतनी ही थी जितनी उसके पीने से पहले थी, रत्ती भर भी कम नहीं। डन ने कहा कि होली कैथेड्रल के शोधकर्ताओं को संदेह है कि जहर एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर को मार सकता है। हालांकि सवाल इस तथ्य में निहित है कि एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के लिए इसे पीने के लिए प्रलोभित होना लगभग असंभव था। इसके अलावा 2030 के लक्षण स्पष्ट थे, इसलिए कोई भी इसे गलती से नहीं खाएगा। यदि कोई उन्हें जहर देना चाहता है तो उन्हें पहले उन्हें पकड़ना होगा, उन पर कब्जा करना होगा और फिर उसे उनके गले में डालना होगा। लेकिन फिर परेशानी क्यों झेले? 2030 लगातार अपने आसपास के जीवित प्राणियों को इसे पीने के लिए प्रलोभित करता रहेगा। उपयोगकर्ता को इसकी शक्ति का विरोध करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना था। थोड़ी सी भी लापरवाही किसी को जहर पीने पर मजबूर कर देगी, मानो ऐसा होना स्वाभाविक हो। जब डन ने अपना विवरण समाप्त किया तो क्लेन ने लगभग तुरंत ही उस सीलबंद कलाकृति को न चुनने का निर्णय लिया। 2078 का नाम था मौत का दरवाजा। इसका स्वरूप सामान्य लकड़ी के दरवाजे जैसा था। जो भी जीवित वस्तु इसके पास से गुजरती वह तुरंत मर जाती। किसी भी हाई सीक्वेंस बियॉन्डर ने कभी भी परीक्षण में भाग नहीं लिया था। इसमें जीवित लक्षण थे और ये लगातार भागने का प्रयास करता था। यह अपना स्वरूप बदल सकता है और पहले से मौजूद दरवाजों का रूप धारण कर सकता है। यदि उपयोगकर्ता ने कोई गलती की तो वह इस पर नियंत्रण खो देगा। फिर उसे सावधान रहना होगा और अपने आसपास के किसी भी दरवाजे से नहीं गुजरना होगा।
उसे मदद के लिए मूल स्थान पर इंतजार करने या दीवार तोड़कर भागने की कोशिश करनी होगी। क्लेन ने 2078 का उपयोग करने के बारे में सोचा, लेकिन बाद के 2 का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद उसे लगा कि एक पौराणिक प्राणी का अंतर्ज्ञान बहुत तेज होगा और जो भी दरवाजा मौत का दरवाजा होगा उसे अलग करने में सक्षम होगा। अंत में उन्होंने 2-105 चुनने का निर्णय लिया। सीलबंद कलाकृति का नाम रक्तवाहिका चोर था। यह एक मोटी कठोर रक्तवाहिका जैसा दिखता था। जो कोई भी इसे छूता, चाहे वे सुरक्षित हो या नहीं, उनकी जान चली जाएगी। शुरुआत में ये स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इससे संपर्क नहीं तोड़ा गया तो इसका असर आधे घंटे बाद दिखाई देगा। डन ने कहा कि अनुक्रम 5 के एक विधर्मी ने उस पर 2 घंटे तक कब्जा रखा। वह अपने 30वें दशक के एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति से एक कुबड़ बूढ़े व्यक्ति में बदल गया, जिसकी त्वचा ढीली, पतले सफेद बाल और गायब दांत थे। 2-105 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसे पहनने वाले व्यक्ति के पास एक विशिष्ट सीमा के भीतर किसी लक्ष्य से क्षमता चुराने का मौका होगा। यहां तक कि हाई सीक्वेंस बियर्डर्स को भी उनकी क्षमताओं से वंचित किया जा सकता था, लेकिन इसकी संभावना कम थी। 10 मिनट की समयावधि के भीतर जिस व्यक्ति को लूटा गया था वह संबंधित क्षमता खो देगा, जबकि जिस व्यक्ति ने वस्तु पहनी थी वह उस क्षमता का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम होगा। 10 मिनट बाद क्षमता गायब हो जाएगी और जिस व्यक्ति को लूट लिया गया था उसे ठीक होने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। भले ही यह काम करे या न करे, इससे सफलता की संभावना कम से कम 5% से बढ़कर 10% हो जाएगी। आखिरकार मैं पीले और काले रंग का राजा हूं जो सौभाग्य का स्वामी है। इसके अलावा हमारा मुख्य लक्ष्य केवल सावधानी बरतना और सबसे खराब स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करना है। जरूरी नहीं कि हमें कार्रवाई करनी पड़े। उम्मीद है अतिरिक्त बल जल्द ही आ जाएगा। क्लेन ड्यूटी रूम के बाहर रुक गया और अब कोई हिचकिचाहट का संकेत नहीं दिखा रहा था। सीलबंद कलाकृति 2-105 के नकारात्मक प्रभावों के बारे में वह चिंतित नहीं था, क्योंकि वह स्वयं कलाकृति का उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था। उसकी योजना इसे लियोनार्ड को देने की थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही फ्लेरिन संचाम और अजिक की तांबे की सीटी थी, जो उसे कोई अंदाजा नहीं था कि क्या इसे अभी भी दबाया जाएगा। मेरे प्रिय कवि, यह आपके लिए अपना असली रहस्य दिखाने का समय है। क्लेन ने बुदबुदाया और सीकाट्रॉन को ड्यूटी रूम के पास खड़ा देखा। अपने सफेद बालों और काली आंखों के साथ अंशकालिक लेखिका ये कहने से पहले कुछ सेकंड के लिए चुप रही। आप चार्निस गेट की रक्षा क्यों नहीं करते? मैं आपसे अधिक मजबूत और अनुभवी हूँ, लेकिन आपके पास चमकता हुआ सूर्य आकर्षण नहीं है। क्लेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैडम, मैं पहले से ही अनुक्रम 8 में हूँ। ये यहाँ भी सुरक्षित नहीं होगा। ऐसी कई सीलबंद कलाकृतियां हैं जिनमें जीवित लक्षण है जो कार्रवाई करने के लिए इच्छुक है। खैर, अगर हम असफल हुए तो यहाँ के लोग निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेंगे। हे, ऊपर हमारा लक्ष्य समय खरीदना और सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करना है। ये चार्निस गेट के आसपास रहने से अधिक सुरक्षित हो सकता है। सीकाट्रॉन ने धीरे से अपने होंठ सिकोड़े और अपनी छाती पर एक लाल चांद बना लिया। देवी, आप सभी को आशीर्वाद दें। चूंकि डन के पास समय पर दस्तावेज लिखने का समय नहीं था, क्लेन सीधे चार्निस गेट में प्रवेश नहीं कर सका। उसने बस सीकाट्रॉन को एक छोटी सी दरार खोलकर अंदर घुसते हुए देखा था। कुछ मिनटों के बाद वह दरवाजे पर दिखाई दी और उसके बाएं हाथ में एक मोटी, खून से सनी पीली रक्तवाहिका थी। क्लेन ने इसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे तुरंत अपने शरीर में एक हल्का कट महसूस हुआ। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के रिसेप्शन हॉल में लियोनार्ड पहले से ही अपनी कठोर स्थिति से छुटकारा पा चुके थे और उनकी अभिव्यक्ति असामान्य नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्होंने हाल ही में खोजे गए घर के बारे में बात की थी जिसे लेनोवस ने पहले किराए पर लिया था। क्या ऐसा है? उसने मुझे इसके बारे में पहले कभी नहीं बताया। मिगोज ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकुड़ते हुए सामान्य रूप से उत्तर दिया। फिर उसने अपने सुनहरे बालों को पकड़ा, एक मुट्ठी बाहर निकाली और लापरवाही से उसे किनारे के कूड़ेदान में फेंक दिया। लियोनार्ड अवाक रह गए। उसने बड़ी मुश्किल से पानी पिया और उसकी हथेलियां एक बार फिर ठंडे पसीने से भर गईं। क्लेन अपने बाएं हाथ में रक्तवाहिका चोर के साथ सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक चला गया। उसने उस दरवाजे की ओर देखा जो नाइटहॉक्स ब्रेक रूम की ओर जाता था, जहां डन स्मिथ अपने काले विंडब्रेकर में चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें भूरी और गहरी थीं, ठीक वैसे ही जैसे जब वे पहली बार मिले थे। खुद को पुनः प्रस्तुत करते हुए नाइटहॉक डन स्मिथ। अतीत की आवाज क्लेन के कानों में सुनाई दी, जैसे ही केनली की लाश के पास डन का दृश्य उसके दिमाग में कौंधा। उसके पूरे मुंह पर खून लगा हुआ था। वह अचानक चुप हो गया और चल दिया। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया और कहा, कैप्टन, मैंने सीलबंद आर्टिफैक्ट 2-105 चुना है। मैं लियोनार्ड को इसका उपयोग करने देने की योजना बना रहा हूं। डन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने यह नहीं पूछा कि क्यों, लेकिन बोलते समय उसने मुड़कर अपने कार्यालय की ओर इशारा किया। पवित्र कैथेड्रल ने एक टेलीग्राम भेजा। उन्होंने कहा कि वे तुरंत मजबूत बियर्डर्स की एक टीम इकट्ठा करेंगे और हमें जितना संभव हो उतना समय रुकने और इंतजार करने का प्रयास करने के लिए कहा। उन संयोगों के बारे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे लगता है कि उनके पास अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं है, या शायद जो व्यक्ति टेलीग्राम संभालता है वह वास्तविक स्थिति नहीं जानता है और उसके पास अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं है। आप जानते हैं, हमें समय का सर्वोत्तम उपयोग करना होगा। टेलीग्राम बहुत लंबे नहीं हो सकते। हाँ, क्लेन ने सिर हिलाया। वह विभाजन के करीब गया और बाहर देखते हुए बोला, स्थिति कैसी है? अभी तक कुछ भी अजीब नहीं है। डन ने अपने बाएं हाथ में संत के राख के डिब्बे को देखा। ये देखकर कि लियोनार्ड और मिगोज बातचीत करते हुए अच्छा समय बिता रहे थे, क्लेन ने उन्हें नहीं रोका। वह नाइटहॉक्स के मनोरंजन कक्ष में वापस चला गया और उनके बीच के गलियारे में डन का सामना किया। तभी डन ने अचानक आत्मनिंदा भरी हंसी छोड़ दी। मैं कुछ भूल गया। यह क्या है? क्लेन ने हैरान होकर उत्तर दिया। डन ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, डैली ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपनी बात समझाऊं। क्लेन स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह ठीक से समझ नहीं पाया कि कैप्टन का क्या मतलब था। 2 सेकंड के बाद, इससे पहले कि डन उत्तर दे पाता, वह अचानक समझ गया। मैडम डैली ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह अनावश्यक है। उन्होंने मामले को कैप्टन के पास भेज दिया था और उन्हें अपनी सफाई देने को कहा था। इसका मतलब है कि कैप्टन के साथ कुछ भी गंभीर नहीं है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर क्लेन को अचानक महसूस हुआ कि उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं तुम्हें वापस भेजना चाहता था, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा था जिसमें चच और नाइटहॉक्स के रहस्य शामिल थे, लेकिन केनली की मौत ने मेरे दिमाग में उथल पुथल मचा दी।
उस पल मैं केवल एक बेकार बहाना सोच सका, इस प्रकार आपको ये देखने का अवसर मिलेगा कि मैं क्या कर रहा था। वह कौन सा रहस्य है? क्लेन ने दबाव डाला, अब वह अधिक सहज हो गया। वह दुष्ट देवता के पुत्र के खतरे या बाहर किसी पौराणिक प्राणी के अस्तित्व के बारे में लगभग भूल गया था। डन ने अपने शब्दों को तौला और कहा, रहस्यवाद में एक कानून हो सकता है। भले ही मैंने कई किताबें नहीं पढ़ी हैं, फिर भी मुझे पता है कि एक कानून का क्या मतलब है। इस कानून को लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी कहा जाता है। बियॉन्ड की विशेषताएं कभी नष्ट या कम नहीं होती हैं, ये केवल एक वाहक से दूसरे वाहक तक जाती है। क्लेन की आंखें खुल गईं। उसे अचानक एक एहसास हुआ और उसने सोच समझकर पूछा, उदाहरण के लिए सीलबंद कलाकृतियां, रहस्यमय वस्तुएं या किसी औषधि की मुख्य सामग्रियां जो नियंत्रण खो चुके बियॉन्डर्स द्वारा छोड़ दी गई हैं। सही। डन ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये केवल उन बियॉन्डर्स के लिए मामला नहीं है जो नियंत्रण खो देते हैं, मरने के बाद सामान्य बियॉन्डर्स के लिए भी यही स्थिति है। वही। क्लेन ने डन के विवरण पर विचार किया, अब उसे थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि कैप्टन क्या कर रहा था। उसे अचानक याद आया जब अनुकूल विदूषक की मृत्यु हो गई। उसे नीले अंगूठे के आकार के रक्त के गोले की याद आई जो उपयुक्त जोकर की लाश के बगल में लटका हुआ था। फ्राई की व्याख्या ये थी कि एक बियॉन्डर के मरने के बाद हमेशा अजीब परिवर्तन होंगे। डन ने अपनी गहरी भूरी आंखों के साथ जारी रखा, लेकिन नियंत्रण खो देने वाले बियॉन्डर्स के बारे में जो बात अलग है वह यह है कि एक बियॉन्डर जो सामान्य रूप से मर जाता है वह सामग्री या वस्तुओं को पीछे नहीं छोड़ता है। वे एक औषधि के बराबर हैं, एक औषधि जो उनके अनुक्रमों से मेल खाती है, सिवाय इसके कि उनमें एक निश्चित मात्रा में पूरक सामग्री की कमी है। औषधि के समतुल्य, औषधि के समतुल्य। क्लेन ने तिरछी नजरें झुका ली और उसके दिमाग में प्रेरणा की एक किरण दौड़ गई। उसके मन का अनंत अंधेरा उसी क्षण प्रकाशित हो उठा। उसे अचानक बहुत सी बातें समझ में आई। उसे पता चला कि बियॉन्डर रास्ते क्यों नहीं तोड़े जाएंगे, भले ही मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले जीव विलुप्त हो रहे हों। विकल्प का उपयोग करने के अलावा कोई व्यक्ति बियॉन्डर्स के अवशेषों का भी उपयोग कर सकता है। यही कारण होना चाहिए कि उन्होंने केवल उच्च क्रम में ही संपूर्ण औषधियां वितरित की। दूसरा कारण यह है कि सूत्र को भविष्यवाणी या माध्यम अनुष्ठान में निपुण लोगों के सामने प्रकट होने से रोका जाए। क्लेन के दिमाग में कई अनुमान चलते रहे। डन ने मनोरंजन कक्ष की ओर देखा और गहरी आवाज में समझाया, कुछ साल पहले। ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं है कि यह कितने साल का था, लेकिन मैं तब नाइटहॉक्स का कप्तान नहीं था। मुझे अप्रत्याशित रूप से इस समस्या का एहसास हुआ और डैली के साथ बातचीत करने के बाद, जो अभी अभी एक बियॉन्डर बन गया था, मैंने तुरंत होली कैथेड्रल को एक रिपोर्ट भेजी और मुझे इसे गुप्त रखने के लिए कहा और मुझे 2 विकल्प दिए। यही कारण है यह मैं ही क्यों हूं, न कि डैली जो आपको ये समझा रहा है। जो कोई भी इसे उजागर करता है वह इसके लिए जिम्मेदार है। पहली पसंद ये थी कि बड़ी संख्या में नाइटहॉक कैप्टन और डीकन्स की तरह कुछ भी नहीं जानने का नाटक किया जाए और पवित्र कैथेड्रल को इसकी अनुमति दी जाए। सामान्य तरीकों से मरने वाले बियॉन्डर्स के अवशेषों से निपटना जारी रखें। दूसरा यह था कि वे मुझे एक अनोखा सरल अनुष्ठान और तदनुरूप तकनीकें दें। यह मुझे सीमित समय के भीतर अद्वितीय विशेषताओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अस्थायी रूप से उपभोग करने की अनुमति देगा। खैर, ये केवल मेरे स्तर या उससे नीचे के समान पथ के अनुक्रमों के लिए उपयुक्त है। इससे मेरी बियॉन्डर विशेषताओं में वृद्धि होगी और मैं और अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। सपनों के संबंध में क्षमताओं के संदर्भ में मेरी शक्तियां अब अनुक्रम 6 से बहुत अलग नहीं है। यही कारण है कि मैंने मैडम शेरोन से निपटने का साहस किया। तो इसीलिए ये सोचना कि ऐसा कुछ मौजूद है। क्लेन ने धीरे से सांस छोड़ी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह तार्किक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास सभी प्रासंगिक जानकारी नहीं थी और वह रिक्त स्थान भरने में असमर्थ था। हाँ, यह बियॉन्डर लक्षण अविनाशिता के नियम से मेल खाता है। क्या इन विशेषताओं का लगातार संचय करने से कैप्टन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा? क्लेन ने अपने दिमाग को भटकने दिया। उस पर नजर डालने के बाद डन ने एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। मैंने दूसरा विकल्प चुना, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था। अगर मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था तो जल्दी से औषधि पचाना और उन्नति प्राप्त करना सबसे अच्छा और सबसे सीधा तरीका है। हाँ, क्लेन ने ईमानदारी से सहमति व्यक्त की। समान अनुक्रम की औषधियों की विशेषताओं को समेकित करने से आपकी क्षमताओं में सुधार होने के साथ साथ नियंत्रण खोने का जोखिम भी बढ़ जाएगा, है ना? डन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। नहीं, ये सामान्य बियॉन्डर्स के अवशेष हैं, न कि बियॉन्डर्स के जिन्होंने नियंत्रण खो दिया है। खैर, जब मुझे अभिनय पद्धति के बारे में पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि इससे औषधि को पचाने में कठिनाई बढ़ जाएगी। फिर आप अब भी क्यों जारी रखते हैं? क्लेन ने चौंकते हुए पूछा। डन ने अपना पाइप निकालने के इरादे से अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन पाया कि उसने इसे अपने कार्यालय में छोड़ दिया था। उसने अपना सिर हिलाया और आत्मग्लानि भरी मुस्कान बिखेरी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अधिक शक्तिशाली बनना ही वह कारण नहीं है जिसके लिए मैं उनके अवशेषों का उपभोग करता हूं। इतना कहने के बाद वह रुक गया। उसकी नजर जहां वह खड़ा था उसके सामने गैस लैंप की नीली टिमटिमाती रोशनी पर घूम रही थी। वे सभी मेरे साथी थे। हम एक साथ कई चीजों से गुजरे हैं। हमने अंधेरे में राक्षसों और पागल विधर्मियों से एक साथ निपटा है। उनमें से कुछ ने मुझे बचाया है और मैंने उनमें से कई को बचाया है। हम चले गए खामोश रात में हमने एक साथ ऐसी लड़ाइयां लड़ी जो आम जनता को दिखाई नहीं देती। हमने एक दूसरे का साथ दिया। मैं वास्तव में उनसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे वह लड़का याद है, हित्ते। जब हम पहली बार किसी खतरनाक मिशन पर गए तो वह रोने लगा। मुझे एडिलेड याद है, वह रोजन के पिता थे। एक बार उसने अपने हाथ से मेरे लिए एक दुष्ट श्राप को रोक दिया था। मुझे वह महिला ड्वेन और उसका गर्मजोशी भरा स्वभाव याद है जो सुबह की तरह था। वह हमेशा हमारे सामने आने वाली चीजों को चुपचाप रिकॉर्ड कर लेती थी। मुझे याद है कि केनली एक ऐसा व्यक्ति था जो 7 तार वाला गिटार बजाना, गाना, कहानियां सुनाना जैसे कई काम करना जानता था, भले ही वह लंबा नहीं था। वह लियोनार्ड से भी अधिक एक कवि की तरह थे। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे उम्मीद थी कि मैं उनके साथ लड़ना जारी रखूंगा, अंधेरे में राक्षसों से निपटना जारी रखूंगा, पागल विधर्मियों से निपटूंगा, उनके साथ टिंगन सिटी की रक्षा करूंगा। इस प्रकार मैंने उनके अवशेषों का उपभोग करने का फैसला किया। डन की पूरी आंखें झिलमिलाने लगी। उनका विश्वसनीय व्यक्तित्व उस क्षण काफी टूट गया। उसके होंठ थोड़ा ऊपर की ओर झुके हुए थे और उसने आगे कहा, वे अभी भी मेरे सपनों में मेरे साथ हैं। एडिलेड को पढ़ना पसंद है और वह अक्सर सोलारियम में पढ़ता है।
वह अक्सर मुझसे रोजन को अनुशासित करने और उसे तेजी से परिपक्व होने के लिए कहता है। इस बिंदु पर रोजन मेरे बारे में शिकायत करती है कि मैं उसके पिता की तरह होता जा रहा हूं और वह मुझसे डरने लगी है। हिते एक ऐसा व्यक्ति है जो शांत नहीं बैठ सकता और उसे हर दिन जंगल में शिकार करना पड़ता है। ड्वेन हमेशा अपने शयनकक्ष की खिड़की के पास खड़ा रहता है और हमें बातें करते हुए देखता है। केनली, जो हाल ही में शामिल हुए हैं, ने अपना खुद का 7 तार वाला गिटार बनाया है और इसे बजाते हुए गाते हैं। मैं वास्तव में उन्हें याद करता हूँ। कैप्टन क्लेन अवचेतन रूप से बुदबुदाया। उसकी आंखें धुंधली और पानी भरी हो गई। वह अपनी आंखें मलने और दिल में कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लानत है कैप्टन, आप मुझे रुला रहे हैं। लेकिन अंततः मुझे अभिनय पद्धति का उपयोग करने के बावजूद कैप्टन की धीमी प्रगति का कारण समझ में आया। क्लेन ने एक मौन आह भरी। दुर्भाग्य से नियंत्रण खोने के कारण ओ'नील की मृत्यु हो गई, अन्यथा वह हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आता। डन ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी नाक की मालिश की। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर उठाया और एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। यह एक स्वार्थी निर्णय है। मुझे नहीं पता कि एडिलेड, केनली की सच्ची इच्छाएं क्या हैं और बाकी थे, और इस प्रकार स्वार्थी रूप से उनके लिए निर्णय लिया। मैं सचमुच एक स्वार्थी व्यक्ति हूं। नहीं, क्लेन ने अपना सिर हिलाया। रिसेप्शनिस्ट क्षेत्र में सोफे पर लियोनार्ड ने मेगोज को अपने बालों के गुच्छों को खींचते हुए देखा क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति और अधिक कठोर हो गई थी। मेगोज अधिक बेचैन लग रही थी क्योंकि वह लगातार पानी पीने के लिए गिलास उठा रही थी। उसने विकृत भाव से लियोनार्ड की ओर देखा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं अचानक थोड़ा अस्वस्थ महसूस करता हूं। लियोनार्ड मिशेल उत्तर देने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने देखा कि मेगोज उसके चेहरे की ओर बढ़ रही है। उसने पंजे से मांस का एक टुकड़ा निकाला, मांस का एक लंबा टुकड़ा, खून से सना हुआ मांस का एक टुकड़ा। मेरे चेहरे पर थोड़ी खुजली है। मेगोज मुस्कुराया, थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसके होठों का किनारा उसके गालों की हड्डी तक फैल गया, जिससे सफेद दांतों और चमकीले लाल मसूड़ों की एक पंक्ति दिखाई दे रही थी। लानत है, लियोनार्ड ने चुपचाप शाप दिया। उन्हें लगा कि स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ रही है। उसके होंठ कांप रहे थे। लियोनार्ड सुनने के लिए मुड़ा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत हरे रंग की हो गई। उसने जबरन मुस्कुराया और मेगोज से माफी मांगी जो उसके मांस के टुकड़े काट रही थी। मुझे स्नानघर का प्रयोग करना है। ठीक है। मेगोज का स्वर अलौकिक हो गया। उसने अपना पेट सहलाया और कहा, मेरा बच्चा थोड़ा बेचैन है। लियोनार्ड ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने कदम तेज किए और विभाजन के पास पहुंच गया। गलियारे में प्रवेश करने के बाद लियोनार्ड ने डन स्मिथ के हाथों में राख के डिब्बे को गहराई से देखा और निराशा में सांस छोड़ी। इसके बाद उनकी अभिव्यक्ति दृढ़ हो गई। कैप्टन, मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। हमें मेगोज और उसके बच्चे से तुरंत निपटना होगा, अन्यथा पूरे टिंडियन को भयानक नुकसान होगा। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हमारे आसपास के नागरिकों को हटाकर टाला जा सकता है। मुझे पता है कि आप पहले ही ऐसा टेलीग्राम भेज चुके हैं। डन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और असामान्य रूप से सख्त होकर पूछा, क्या आप आश्वस्त हैं कि स्थिति इस हद तक खराब हो गई है? हाँ, 3 मिनट से अधिक समय में मेगोज एक उत्परिवर्तन से गुजरेगी और उसका बच्चा हमारे पास आएगा, लियोनार्ड ने एक निश्चित स्वर में कहा। उसी समय उसने क्लेन के हाथ के चारों ओर लिपटी मोटी बड़ी रक्त वाहिका पर नजर डाली और कहा, सीलबंद कलाकृति 2-105। मुझे इसका उपयोग करने दो। मैं इसकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है। क्लेन ने रक्त वाहिका चोर को लियोनार्ड को सौंपने में संकोच नहीं किया। वह शुरू से ही ऐसा करने का इरादा रखता था। उस पल में डन ने अपने कॉलर को खींचा और अपने विंडब्रेकर को थपथपाया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं पहले सेंट सेलेना की राख लेकर बाहर जाऊंगा। 10 सेकंड के बाद बाहर आना, याद रखना 10 तक गिनती पूरी करने के बाद ही बाहर आना। फिर मेरी स्थिति की परवाह किए बिना समय बर्बाद किए मेगोज और उसके बच्चे पर अपने सबसे मजबूत हमलों को निर्देशित करें। ये कहने के साथ वह घूम गया और राख के कलश के साथ विभाजन की ओर चल दिया। कैप्टन, क्लेन चिल्लाया, उसके होंठ सूख गए। कप्तान, लियोनार्ड भी चिल्लाया। डन रुका और पीछे देखा। उनकी सौम्य अभिव्यक्ति थी और उन्होंने अपनी मधुर आवाज में कहा, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं अकेला नहीं हूँ। एडिलेड, ड्वेन, हिते और केनली सभी मेरे साथ लड़ रहे हैं, चाहे मुझे किसी भी तरह के खतरे का सामना करना पड़े। उद्धरण चिन्ह। बोलने से पहले वह एक पल के लिए रुके। उनकी भूरी आंखें कोमल थीं। ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। हम टिंडन सिटी की रखवाली कर रहे हैं। उसके होंठ ऊपर की ओर झुके हुए थे, जिससे उसकी सामान्य मुस्कान बन रही थी। ये शब्द कहने के बाद उससे और न रहा गया। वह विभाजन के माध्यम से आगे बढ़ा। उसका काला विंडब्रेकर उसके पीछे चल रहा था। कप्तान, क्लेन और लियोनार्ड एक ही समय में चिल्लाए। उनके आंसू अनियंत्रित रूप से गिर रहे थे, लेकिन डन धीमा नहीं हुआ। हम अभिभावक हैं, लेकिन साथ ही दुखी दुष्टों का एक समूह भी है जो लगातार खतरों और पागलपन के खिलाफ लड़ रहे हैं। बीप बीप बीप। कैप्टन के कार्यालय में स्थापित टेलीग्राम में अचानक जान आ गई। ऐसा लग रहा था कि उसे एक नया टेलीग्राम मिला है। लेकिन क्लेन और लियोनार्ड का ध्यान नहीं भटका। वे घड़ी पर सेकंड कांटे की हरकतें गिन रहे थे। तभी उनकी लाल आंखों से आंसू बहने लगे। 10, 9, 8... तभी डन स्मिथ गंभीर अभिव्यक्ति के साथ चांदी हड्डी जैसा चौकोर बॉक्स रिसेप्शन हॉल में ले गया। मेगोज, जो सुनहरे बालों के गुच्छों को खींच रही थी, एक घाव को फाड़ दिया जो उसकी हड्डियों को दिखाने के लिए काफी गहरा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी चीज से उत्तेजित हो गई हो। वह अचानक खड़ी हुई और उसने अपने काले विंडब्रेकर में डन स्मिथ की ओर इशारा किया। वह चिल्लाई, तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। बूम। तीखी और भयानक आवाज गूंज उठी। क्लेन को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़े से वार किया जा रहा हो। वह अचानक गिनना भूल गया क्योंकि वह गिनती करना भूल गया था। सिरदर्द था और चक्कर आ रहा था। उसकी दृष्टि लाल हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी नाक की नोक से तरल पदार्थ बह रहा था। उसने अवचेतन रूप से बगल की ओर देखा और उसने लियोनार्ड मिशेल की आंखों के कोने को देखा। उसके होंठ ताजा खून से लथपथ थे। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसका शरीर ऐसे लड़खड़ा रहा था मानो वह गिरने ही वाला हो। ... क्लेन ने अपने विचारों पर लगाम लगाए और चुपचाप गिनना जारी रखा। 2 संख्याएं। उद्धरण चिन्ह 5, 4... भयानक तेज आवाज से प्रभावित होकर डन स्मिथ की गहरी भूरी आंखें लाल नसों से भर गईं। उनमें से किसी जहरीले सांप की तरह फुफकारने की आवाज भी आ रही थी और उसके कानों से भी लाल तरल पदार्थ बह रहा था।
इसके बावजूद उन्हें चक्कर आ गया। अपने दाहिने हाथ को रोकने के अलावा उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उसे सेंट सेलेना के कलश को दबाने और ढक्कन खोलने के लिए प्रेरित किया। डिब्बे के अंदर गहरा अंधेरा था। अंधेरे में बढ़िया चमकीली रेत थी। ये दृश्य जादुई रूप से सुंदर था, बिल्कुल एक बक्से में रखी तारों भरी रात जैसा। आसपास अचानक अंधेरा हो गया और पूरे स्वागत कक्ष में अंधेरा छा गया। हवा में अनगिनत काले, ठंडे और चिकने धागे तैर रहे थे। वे मिगोस की ओर बढ़े और लगभग तुरंत ही उसे उलझा दिया। यह मकड़ी के जाले जैसा नहीं था, बल्कि किसी अज्ञात प्राणी के जाल जैसा था। मिगोस ने पहले ही अपनी दाहिनी आंख फोड़ ली थी। यह उसकी आंख के सॉकेट के नीचे मांस की एक पतली रस्सी से लटका हुआ था। उसने डन स्मिथ को घृणा से देखा और दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें मरना होगा। टकराना। डन को एक निराकार शक्ति ने दूर फेंक दिया और सामने की दीवार से जोर से टकराया। दीवार टूट गई और ईंटें उछल गईं। उसने ताजा खून का एक और जमीन पर थूक दिया, लेकिन उसके दोनों हाथ अभी भी सेंट सेलेना के कलश को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसने अपनी जान की खातिर उसे थामे रखा और उसे जमीन पर गिरने से बचाया। उन अनगिनत काले, ठंडे और चिकने धागों ने मिगोस को कसकर मजबूती से बांध दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अचानक कितनी झुलसी हुई लपटें उठी या उसकी त्वचा ने गंधक जैसी गंध वाला तरल पदार्थ कैसे स्रावित करना शुरू कर दिया, उनमें से किसी ने भी उसे पकड़ने वाले धागों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 3, 2, 1। क्लेन और लियोनार्ड एक साथ विभाजन से बाहर निकले। उनमें से एक ने गर्म पतली सोने की फांक पकड़ रखी थी और दूसरे ने मिगोस की बाईं कलाई के चारों ओर रक्त वाहिका चोट के घाव से उसकी 5 उंगलियां पहले ही निशाना बना ली थी। मिगोस, जो अब इंसान नहीं दिखती थी, संघर्ष कर रही थी क्योंकि उसके कंधों के दोनों ओर से मांस बाहर निकला हुआ था। वे रक्त वाहिकाओं और हरी नसों का मिश्रण थे, जो एक बच्चे के सिर की तरह गोल थे। दोनों सिरों के ऊपर दरारें तेजी से फैल गईं और मानो आंखों की एक जोड़ी में बदल गईं। मिगोस को अचानक खतरे का आभास हुआ और उसने अपना मुंह खोल दिया। उसके होठों का कोना उसके कानों तक फट गया। वह अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले हर दुश्मन को इस निंदा का श्राप देने जा रही थी। उस पल में लियोनार्ड ने अपने बाएं हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया क्योंकि उसकी कलाएं आधी घूम गई थी। उसका पीला चेहरा लाल हो गया और वाहिकाएं छोटे छोटे जहरीले कीड़ों के झुंड की तरह उभर आईं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मिगोस का ईशनिंदा अभिशाप उसके गले में अटक कर रह गया क्योंकि यह अचानक रुक गया। ऐसा लग रहा था कि वह बोलने की क्षमता और शाप देने की क्षमता खो चुकी है। क्लेन ने अवसर का लाभ उठाया और गहरी आवाज में एक प्राचीन हर्मीस शब्द बुदबुदाया, रोशनी, मुझे रोशनी चाहिए और रोशनी होगी। उसने अचानक महसूस किया कि रहस्यमय आकृतियों से ढका हुआ वह पतला सोने का टुकड़ा उबलकर गर्म हो गया है क्योंकि उसने देखा कि वह एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उत्सर्जित कर रहा है, जैसे कि वह एक लघु सूर्य बन गया हो। इसके तुरंत बाद क्लेन ने अपनी आधे से अधिक आध्यात्मिकता को इसमें शामिल कर लिया और संयमित मिगोस की ओर चमकता हुआ सूर्य आकर्षण फेंक दिया। रिसेप्शन हॉल तुरंत पारदर्शी हो गया क्योंकि अंधेरा और उदासी एक साथ गायब हो गई। मिगोस को उलझाने वाले काले महीन धागे ऐसे सिकुड़ गए मानो वे सहज रूप से किसी चीज से बच रहे हो। लेकिन इससे पहले कि मिगोस को आजादी मिले, उसने पहले ही सूरज की रोशनी देख ली थी। लड़ाई के दौरान किसी समय ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी की छत में एक छेद टूट गया और वह छेद 3री मंजिल की छत तक चला गया। चमकीला नीला आकाश और चमकदार सूरज की रोशनी एक साथ चमक रही थी। सोने का पतला टुकड़ा मिगोस के ऊपर सूरज की रोशनी के साथ मिल गया और तुरंत आकार में फैल गया। यह एक गोलाकार प्रकाश से एक ऐसे गोले में बदल गया जिसके चारों ओर अनगिनत लपटें घूम रही थीं। गड़गड़ाहट। पूरी इमारत जोर से हिल गई और आसपास की सड़कों पर लगी खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि गोलाकार प्रकाश की शक्ति ने बिना अधिक क्षय किए अपनी शक्ति को इसके मूल में केंद्रित कर दिया। इसने मिगोस को घेर लिया और रोशनी इतनी तेज थी कि क्लेन, डन और लियोनार्ड अपनी आंखें नहीं खोल सके। क्लेन ने अपने आंसू रोके और झुकी हुई आंखों से देखा। उसने देखा कि रोशनी तो तितर-बितर हो गई थी, लेकिन आग की लपटें अभी भी तेज थीं। उनमें से कई काली राखें हवा में नाच रही थीं। मिगोस और उसके पेट में पल रहा बच्चा कहीं नजर नहीं आ रहा था, जैसे कॉफी टेबल, पानी का गिलास, अखबार और क्षेत्र में सोफा। क्या ये खत्म हो गया? क्या हमने एक दुष्ट देवता के बेटे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया, साथ ही साथ उसकी मां को भी बाहर निकाल दिया? क्लेन को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वीडियो गेम खेलने के उनके अनुभव ने उन्हें बताया कि अंतिम बॉस की देखभाल इतनी आसानी से नहीं की जा सकती। अचानक उसे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसकी विदूषक प्रवृत्ति ने उसे बता दिया था कि अत्यधिक खतरा निकट आ रहा है। बिना सोचे समझे क्लेन अचानक बाईं ओर लुढ़क गया। तभी एक अत्यंत नुकीली सफेद हड्डी के ब्लेड वाला एक लंबा हाथ कहीं से भी उस स्थान को चीरता हुआ प्रतीत हुआ। राक्षसी में असामान्य सुंदरता थी और वह मध्य हवा में तैर रही थी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज था और इसके हमलों से बचना लगभग असंभव था। वाह! क्लेन की छाती के दाहिनी ओर का कपड़ा फट गया था, उसकी त्वचा फट गई थी और उसकी हड्डियों सहित उसका मांस 2 भागों में विभाजित हो गया था। घाव इतना गहरा था कि उसका एक फेफड़ा लगभग दिखाई दे रहा था। यदि ऐसा नहीं होता क्योंकि उसे पहले ही खतरे का आभास हो गया था और वह समय रहते चकमा दे गया, तो स्लैश ने उसे आधा काट दिया होता। लेकिन फिर भी क्लेन धीमा हो गया। उसके सिर में अत्यधिक दर्द भर गया और उसकी चेतना बिखर गई। सफेद हड्डी के ब्लेड के अंत में एक आकृति तेजी से उड़कर बाहर आई। यदि इसके पेट पर उभार न होता तो शायद कोई भी इसे मिगोस के रूप में नहीं पहचान पाता। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह जल गए थे। उसके चेहरे और शरीर की त्वचा जलकर काली हो गई थी और परत दर परत उतरती जा रही थी। उसकी नाक पिघल गई थी और केवल 2 छोटे ब्लैक होल बचे थे। उसकी आंखें कहीं दिखाई नहीं दे रही थी और खाली सॉकेट में हल्की सफेद लपटें नाच रही थी। मिगोस के कंधों के दोनों ओर उभरे हुए 2 सिर जल गए थे। उसका बायां हाथ सफेद हड्डी का ब्लेड बन गया था जिसे उसने पकड़ रखा था। ये राक्षसी फिर भी पवित्र लग रहा था। चरमराहट। जैसे ही जमीन हिली, मिगोस ने डन और लियोनार्ड के साथ साथ उन काले, ठंडे और चिकने महीन धागों को भी नजरअंदाज कर दिया जो फिर से उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह धीरे धीरे क्लेन की ओर बढ़ी जो लुढ़कने के बाद रुक गया था। उसने सफेद हड्डी के ब्लेड से क्लेन की गर्दन पर निशाना साधा और उसे काटने ही वाली थी। अचानक उसने एक आवाज सुनी जिसमें बहुत ही निंदात्मक स्वर था। जमा करना। लियोनार्ड ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी हथेली मिगोस पर लक्षित की। उसकी कलाई के चारों ओर लिपटा हुआ सीलबंद आर्टिफैक्ट 2-105 एक मोटी पीली रक्त रंजित रक्त वाहिका से एक लाल रंग की आंत में बदल गया था जो इस हद तक विस्तारित हो गई थी कि यह विस्फोट के लिए तैयार लग रहा था।
रक्तवाहिका चोर की सहायता से लियोनार्ड ने मेगोस की ईशनिंदा अभिशाप को सफलतापूर्वक चुरा लिया था और उस पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था। केवल उसके स्तर की क्षमता ही प्रभावी थी। ईशनिंदा अभिशाप के प्रभाव में मेगोस ने अपनी कमर झुका ली और उसके घुटने लगातार कांप रहे थे। उसकी हरकतें रुक गई क्योंकि आसपास के काले धागों ने उसे घेर लिया, मानो उन्हें कोई स्वादिष्ट शिकार मिल गया हो। क्लेन ने भी विपरीत दिशा में लुढ़कने का अवसर लिया और अपने पीछे ताजा लाल खून का निशान छोड़ दिया। हालांकि उसे अपने अत्यधिक दर्द से कुछ राहत मिली और उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला। उसने आखिरी चमकता हुआ सूर्य आकर्षण निकाला। उसने उस अवसर का लाभ उठाया जब मेगोस उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए खड़ी थी। यदि वह बच्चे के जन्म तक रुकी रही तो परिणाम उनकी कल्पना से परे होगा। बूम! मेगोस का सिर अपने आप फट गया। उसकी जली हुई त्वचा और मांस सभी दिशाओं में उड़ गया। लेकिन उसके बिना सिर वाले शरीर ने ईशनिंदा अभिशाप के प्रभाव को दूर करने का अवसर जब्त कर लिया। बूम! मेगोस का जला हुआ शरीर एक प्रक्षेप्य में बदल गया जो लियोनार्ड की ओर चला गया। चूंकि ईशनिंदा अभिशाप को बलपूर्वक बाधित किया गया था, लियोनार्ड अस्थायी रूप से मौके पर ही जमे हुए थे। उस समय डन स्मिथ ने अभी भी सेंट सेलेना के कलश को कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया था और जो काले ठंडे धागे बने थे वे मेगोस के आसपास अभी भी कम थे। चरमराहट! मेगोस ने लियोनार्ड पर हमला किया और उसे दीवार पर फेंक दिया। टक्कर से दीवार ढह गई। लियोनार्ड की हड्डियां टूट गईं और उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। संघर्ष करने की इच्छा न होते हुए भी वह तुरंत बेहोश हो गया। मेगोस ने अपनी सफेद हड्डी का ब्लेड उठाया, लेकिन सेंट सेलेना के कलश से निकले अनगिनत काले धागों ने उसे फिर से घेर लिया और उसे जमीन पर बांधने वाले थे। अपनी चोटों पर ध्यान दिए बिना क्लेन ने जल्दी से पतला आकर्षण निकाल लिया। जैसे ही वह प्राचीन हर्मीज मंत्र का पाठ करने जा रहा था, अचानक गहरे अंधेरे लेकिन शांत कमरे में कुछ सुनाई दिया। वाह! यह एक बच्चे का रोना था। वाह! मेगोस के पेट में पल रहा बच्चा रोया। वह छटपटा रहा था, अपनी मां को उसकी मुश्किलों से निकलने में मदद करने के लिए इस दुनिया में आना चाहता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि काले, ठंडे और चिकने धागों को एक झटका लगा क्योंकि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने दबा दिया था जिसके कारण वे पीछे हट गए। वाह! डन और क्लेन को एक ही समय में चक्कर आ गया। उन्होंने महसूस किया कि उनका गला अनिश्चित रूप से सिकुड़ रहा है क्योंकि उनके सिकुड़ते वायु मार्ग ने तुरंत उन्हें दबा दिया है। उनकी नाक, उनकी आंखों और उनके कानों से लाल रंग का तरल पदार्थ बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी सभी केशिकाएं फट गई हैं। यदि ये तथ्य नहीं होता कि क्लेन को हर बार भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया की ओर जाने पर भड़बड़ाहट और प्रलाप सुनने की यातना से गुजरना पड़ा, साथ ही डन ने सेंट सेलेना की राह पकड़ ली, तो वे निश्चित रूप से बेहोश हो गए होते लियोनार्ड मिशेल की तरह मौके पर ही। मेगोस का बिना सिर वाला शरीर पलट गया और उसने क्लेन की ओर देखा, जिसने उसकी जली हुई त्वचा और मांस को जमीन पर छीलते हुए देखा और पवित्र फिर भी दुष्ट सफेद हड्डी का ब्लेड देखा। अपने समृद्ध अनुभव की बदौलत इसके प्रभाव से बचकर क्लेन को तुरंत अपनी खोपड़ी में झुंझुनी महसूस हुई और वह अपनी दाहिनी छाती में दर्द के बारे में भूल गया। वह अपने प्रति शत्रु के आक्रमण को उन्मत्त रूप से देख रहा था। उसे मंत्र पढ़ने, आध्यात्मिकता का संचार करने और चमकते सूर्य आकर्षण को बाहर फेंकने के लिए कोई समय नहीं दे रहा था। जैसे ही वह हमले से बचने वाला था, क्लेन ने मेगोस को अचानक रुकते हुए देखा। उसने देखा कि डन स्मिथ का काला विंडब्रेकर फड़फड़ा रहा था और कैप्टन ने उसके सामने तिरछे अपना सिर छिपा रखा था। उसकी पीठ पर कई मोटी मोटी हिलती हुई वस्तुएं थी, जैसे कि वे जहरीले सांप या तंबू या राक्षस हो। मेगोस की गतिविधियों में जबरदस्ती बाधा डालने के लिए डन अपनी क्षमताओं का उपयोग एक दुष्वप्न के रूप में कर रहा था। बम बम बम! मेगोस के मात्र संघर्ष से डन की पीठ से निकली मोटी टेंटिकल जैसी वस्तुएं एक ही समय में फट गईं। बड़ी मात्रा में खून बिखरा हुआ था, जिससे कमरे का हर कोना बारिश की तरह ढक गया। डन परिणाम से निराश नहीं था, क्योंकि रक्त सेंट सेलेना की राख से बने काले धागों द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। वे समाहित हो चुके थे। अनगिनत ठंडे, चिकने तंबू जैसे धागे उन्माद में आ गए। वे आगे बढ़े और मेगोस को कसकर बांध लिया, खुद को उसके उभरे हुए, फूलते हुए पेट के चारों ओर लपेट लिया। एक अवसर, क्लेन जितना उत्साहित था उतना ही घबराया हुआ भी था। उन्होंने लाइट के लिए प्राचीन हर्मीज शब्द चिल्लाने की तैयारी की। वाह वाह वाह! एक बच्चे का रोना एक बार फिर से सुना जा सकता है, अधिक बार और इस बार और अधिक लगातार। अनगिनत काले धागे अचानक रुक गए, पीछे हट गए और फिर से कांपने लगे, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। डन की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसे एहसास हुआ कि मेगोस खुद को मुक्त करने वाली थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी दाहिनी हथेली पीछे खींची, एक पंजा बनाया और उसे अपनी छाती में, अपनी बाईं छाती में घोंप लिया। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला। उसकी उंगलियों ने खून से लथपथ दिल को कसकर पकड़ रखा था। यह अभी भी धड़कता हुआ दिल था जो अपने साथ रात की शांति और एक सपना लेकर आया था। कैप्टन! जब डन स्मिथ ने सेंट सेलेना की राख वाले कलश में हृदय भर दिया तो क्लेन असहाय होकर देखता रहा। उसकी दृष्टि जल्दी ही धुंधली हो गई। वाह वाह वाह! देर रात के दुष्वप्न की तरह रोना गूंज उठा। अनगिनत ठंडे और शांत धागों ने एक बार फिर अपने प्रयासों को फिर से शुरू कर दिया और उन्होंने खुद को मेगोस के चारों ओर कसकर लपेट लिया। इस बार मेगोस के पेट में बच्चे के रोने की आवाज के बावजूद उन्होंने अपने बंधन ढीले नहीं किए। वास्तव में उन्होंने शरीर के भीतर भयानक आवाजों को भी सील कर दिया। क्लेन के आंसू उसके खून के साथ गिरे। उन्होंने गहरी आवाज में हर्मीज का एक सरल शब्द कहा, प्रकाश। वह प्रकाश जो अंधेरे को प्रकाशित करता है, वह रोशनी जो गर्माहट लाती है। उन्होंने अपनी शेष बची लगभग सारी आध्यात्मिकता रहस्यमय प्रतीकों से उकेरे गए पतले सोने के टुकड़े में डाल दी, जिससे उनका दिमाग तुरंत खाली हो गया और चक्कर आने लगा। अपनी आखिरी ताकत जुटाने के बाद क्लेन ने मेगोस पर चमकता हुआ सूर्य आकर्षण फेंक दिया, जो अभी भी अनगिनत काले धागों से बंधा हुआ था। काले धागे इस बार पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी प्रवृत्ति का पालन नहीं किया, जैसे कि किसी ने उनसे इच्छा की हो। थम थम! डन का ताजा दिल अभी भी सेंट सेलेना की राख वाले बॉक्स के भीतर धड़क रहा था। छत के छेद से सूरज की रोशनी एक बार फिर चमकी, तीनों मंजिलों से होते हुए सीधे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में घुस गई, मानो वह कोई साकार स्तंभ हो। इसे यहाँ फ्लेरिंग सनचार्म द्वारा निर्देशित किया गया था और यह मेगोस पर केंद्रित था। सूरज की रोशनी बिना सिर वाले राक्षस के शीर्ष के साथ विलीन हो गई और फिर सूरज की तरह विस्फोटित हो गई। गड़गड़ाहट! जलती हुई सफेद चमक में क्लेन ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह अंतिम दृश्य उनके मन में गहराई तक अंकित हो गया। मेगोस के शरीर से उसका बायां हाथ, सिर और मांस के कई टुकड़े नष्ट हो गए। उसका जला हुआ शरीर तुरंत ढह गया।
उसके शरीर के भीतर के अर्धब्रह्मपूर्ण भयानक प्राणी को अब भौतिक शरीर का समर्थन नहीं था और वह अपने परिवर्तन के अंतिम चरण को पूरा नहीं कर सका। वह रोशनी और आग की लपटों के बीच झूलते हुए काली गैस के उग्र गोले में बदल गया। गड़गड़ाहट। पूरी इमारत जोर जोर से हिल गई, लेकिन ये केवल चमकते सूर्य आकर्षण की जारी ऊर्जा के कारण था। इसका आकर्षण सामान्य बम से अलग था। इसकी शक्तियां केंद्रित थीं, फिर भी संयमित थीं। क्लेन ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए संघर्ष किया। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली और आगे देखा। उसने देखा कि दीवारें गिरी हुई थीं। उसने एक जला हुआ घेरा देखा जहां मेगोज एक बार खड़ा था। हैरानी की बात यह है कि फर्श थोड़ा सा ही पिघला था। उसने जमीन पर एक जली हुई खून से सनी नाल देखी। उसने देखा कि डन स्मिथ अभी भी अपना काला विंड ब्रेकर पहने हुए वहीं खड़ा है। उसने देखा कि सेंट सेलेना की राख के डिब्बे में दिल अभी भी धीरे धीरे धड़क रहा था। उन्होंने लियोनार्ड मिशेल को विपरीत दिशा में लेटे हुए देखा। उसका परिणाम अज्ञात था। थका हुआ क्लेन खुश हुआ और उसे लगा कि वह अभी भी कैप्टन को बचाने के लिए अनुष्ठानिक जादू का उपयोग कर सकता है। उसे लगा कि मेगोज और उसका बच्चा सचमुच खत्म हो गए हैं। नहीं, ये कहना अधिक सटीक होगा कि बाद वाले को रुकावट का सामना करना पड़ा था और उसे झाड़फूंक कर दिया गया था। उसी समय डन स्मिथ ने क्लेन की ओर देखा। उनके पीले चेहरे पर गर्मजोशी और सुकून की अभिव्यक्ति थी और उनकी आवाज अभी भी उतनी ही मधुर थी जितनी आमतौर पर होती थी। हमने टिंगेन को बचा लिया। इतना कहने के बाद ऐसा लगा मानो वह उस समय में लौट आए हो जब वह 20 वर्ष के थे। वह अब सख्त और गंभीर नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने अपनी बाईं आंख से क्लेन को देखा। क्लेन की अभिव्यक्ति ठिठक गई। उसने देखा कि सेंट सेलेना की राख के डिब्बे में उसका दिल धड़कना बंद कर रहा है। आसपास में बिखरने से पहले ये प्रकाश की एक देदीप्यमान गेंद में बदल गया। उसने कैप्टन को पीछे की ओर गिरते हुए देखा। उसकी भुजाएं अपनी ताकत खो रही थी। ऐसा लगा जैसे ये दृश्य चित्रों की एक श्रृंखला से बना है, लेकिन क्लेन इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। थम। सेंट सेलेना की राख का डिब्बा क्लेन के दिल की तरह ही जमीन पर गिर गया। गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट। भले ही बक्सा ढका नहीं गया था, बक्से के भीतर के अंधेरे ने खुले हिस्से को बंद कर दिया, जिससे चमकदार रेत जैसी राख बाहर गिरने से बच गई। बक्सा क्लेन की ओर कुछ दूर लुढ़क गया। डन स्मिथ क्षतिग्रस्त फर्श पर गिर गया। उसकी गहरी भूरी आंखों ने अपनी सारी चमक खो दी। वह छत के छेद को देख रहा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कप्तान। क्लेन की दृष्टि एक बार फिर धुंधली हो गई। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह शब्द और उसके बाद के शब्द उसके गले में अटक गए थे। हमें भी आपकी याद आती है। उस पल सेंट सेलेना की राख वाला बक्सा उसके पैरों के पास लुढ़क गया था। अचानक क्लेन को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। उसकी पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं और वह अपनी जगह पर ही जम गया। उसने नीचे देखा तो खून से लथपथ एक हल्की पीली हथेली उसकी छाती के बाईं ओर से निकल रही थी। मेगोज मरा नहीं है। नहीं, एक नया दुश्मन, पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड। क्या मैं मरने जा रहा हूं? क्लेन तुरंत अपनी चेतना खो बैठा। उसकी आंखों का ध्यान लगभग खत्म हो गया। उसका शरीर एक ओर झुक गया। उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी हो गईं और आखिरकार उसने महसूस किया कि उसकी हथेली तेजी से पीछे हट रही है। उसने बिल्कुल नए चमड़े के जूतों की एक जोड़ी देखी और एक हाथ नीचे की ओर बढ़ रहा था, थोड़ा पीला हाथ। इसने सेंट सेलेना की राख का कलश छीन लिया। क्लेन की दृष्टि काली पड़ गई और वह सारी चेतना खो बैठा। अल्पविराम। अब नष्ट हो चुकी ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में चारों ओर जली हुई और बिखरी हुई वस्तुएं बिखरी हुई थी, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। ये बिल्कुल एक कब्रिस्तान जैसा था। कुछ मिनट बाद लियोनार्ड मिशेल के शरीर में हरकत हुई। उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। उसने कठिनाई से खुद को खड़ा किया और आसपास का सर्वेक्षण किया। उन्होंने डन स्मिथ को मैदान पर देखा। उसने क्लेन को भी देखा, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव छाया हुआ था। डन और क्लेन दोनों की छाती के बाईं ओर घाव दिखाई दे रहे थे। नहीं। लियोनार्ड ने अपने गले से शब्द निकाला और वह लड़खड़ाते हुए क्लेन की लाश की ओर बढ़ा, जो डन से ज्यादा दूर नहीं था। वह उनकी जांच करता रहा, बार बार दोनों के बीच जाता रहा, लेकिन वह केवल इस अपरिवर्तनीय सत्य को स्वीकार कर सका। लियोनार्ड के घुटने जमीन पर टिक गए और उसके घुटने मुड़ गए। उसकी हरी आंखें दर्द से भर गईं क्योंकि आंसू उसके गालों से बहते हुए खून और धूल को धो रहे थे। उसने अपना सिर घुमाया और 2 सेकंड तक सुना और अचानक आगे की ओर फैल गया। उसने गुस्से में दहाड़ लगाए और अपनी हथेलियों को मुट्ठियों में भींच लिया और फर्श पर जोर से पटक दिया। थम थम थम। फर्श पर पटकते समय लियोनार्ड की आंखें फटती रहीं। उनके दुख के बीच स्पष्ट घृणा और आत्मघृणा की स्पष्ट भावना थी। गड़गड़ाहट। 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 जब लियोनार्ड ने तेज कदमों की आवाज सुनी तो ऊपर देखा और अपनी धुंधली दृष्टि के माध्यम से मैंडेटेड फिनिशर्स और मशीनरी हाइव माइंड के सदस्यों को देखा जो अभी अभी घटनास्थल पर आए थे। पहले का अनुक्रमण का अगला। टिंडन उपनगर में हरे लॉन वाला एक घर था। घर में एक बगीचा था जो सितंबर की शुरुआत में ही मुरझाने लगा था। घर से जुड़ी हुई एक गहरे लाल रंग की चिमनी थी। उस घर के बेडरूम में खिड़की के पास एक डेस्क थी। मेज पर एक साधारण नोटबुक खुली हुई फैली हुई थी। एक हल्के पीले हाथ ने नोटबुक को पहले पन्ने पर पलटा, फिर वह तेजी से पीछे की ओर पलटी। जैसे ही कागज पलटा, शब्दों की पंक्तियां हल्की हल्की दिखाई देने लगी। सीक्रेट ऑर्डर के एक सदस्य रीजेंस ने थकान और भ्रम दोनों के प्रभाव के कारण गलती से एंटीगोनस परिवार की नोटबुक को एक साधारण प्राचीन पुस्तक के रूप में बेच दिया। यह एक संयोग था जिसका तार्किक अर्थ निकला। एंटीगोनस परिवार की वंशावली से प्रभावित होकर नोटबुक एक के बाद एक गुप्त रूप से अपने मालिकों को प्रभावित करती है। स्वामित्व में बार बार बदलाव के बाद ये टिंडन के पास आ गया। ये ऑरोरा ऑर्डर के सदस्यों सीरियस अरापिस और हानास विंसेंट के हाथों में पड़ गया। जब उन्होंने अस्थायी रूप से नोटबुक में दिखाई देने वाली सामग्री को पलटा और संबंधित औषधि सूत्रों की प्रतिलिपि बनाई, तो सीरियस और हानास चिंतित थे कि गुप्त आदेश, जो भविष्यवाणी में अच्छे थे, उन्हें ट्रैक कर लेंगे। इस पर चर्चा करने के बाद उन्होंने इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर जोखिम से बचने का फैसला किया। उन्होंने मिस्टर जैड के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि वह हेनमेट हाबा में रुके थे। सीरियस के परिचय के माध्यम से हानास को खोए विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विल्च मैकबर्न के बारे में पता चला। फिर हानास ने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक को एक साधारण प्राचीन पुस्तक के रूप में मैकबर्न को बेच दिया। इसके बाद सीरियस उस खजाने से आकर्षित हो गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हॉनेसिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर मौजूद था। उन्होंने डेवीविल लाइब्रेरी का दौरा करना और पहाड़ पर शोध करना शुरू किया। उसने नहीं सोचा था कि कोई दिक्कत होगी, इसलिए उसने अपना असली पता और नाम छोड़ दिया। यह उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था।
इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने खुद को लेनेवस से परिचित कराया, जो एक घोटाला स्थापित करने के लिए लोहे की खदानों के बारे में जानकारी पढ़ रहा था। लेनेवस की छिपी हुई पागलपन और धोखाधड़ी की क्षमता को सीरियस ने खूब सराहा। उन्होंने उसे अरोरा ऑर्डर के सदस्य के रूप में पोषित करने का निर्णय लिया। बेशक उससे पहले एक जांच अपरिहार्य थी। सीरियस ने गुप्त रूप से लेनेवस को इस दुनिया में अपना बच्चा देने के लिए सच्चे निर्माता से प्रार्थना करने के बुरे अनुष्ठान के बारे में सूचित किया। लेकिन वह जानता था कि लेनेवस के सफल होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि यह अनुष्ठान का कठिनाई स्तर बहुत अधिक था और आवश्यकताएं बहुत कठोर थीं। हालांकि देवता की स्वीकृति प्राप्त करने की संभावना से प्रेरित होकर बाद वाले ने इस मामले में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। उन्होंने अपनी स्टीलवर्क्स कंपनी की स्थापना की योजना को पूरा करने के साथ साथ अनुष्ठान को पूरा करने की योजना बनाई। चालाक लेनेवस बता सकता था कि सीरियस रापिस के बारे में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन अपने निजी लक्ष्य के लिए उन्होंने उसे उजागर नहीं किया। उन्होंने एक बार फिर शरण में हुड यूजेन से मुलाकात की। वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और वे अपनी अपनी स्थितियों के बारे में जानते थे। एक अंधेरी भविष्यवाणी के बाद एंटीगोनस परिवार की नोटबुक पूरी तरह से जागृत हो गई। वेल्च और उसके सहपाठी की मृत्यु हो गई। भाग्यशाली उत्तरजीवी केन मोनेटी ने नोटबुक के प्रभाव में इसे रे बीबर के घर भेज दिया। यह एक नियतिपूर्ण अंत था। कई पंक्तियों को हटा दिया गया और नई सामग्री का अनुसरण किया गया। कुछ चौंकाने वाले कारणों और पर्याप्त स्पष्टीकरण की कमी के कारण क्लेन ने उसके बाद आत्महत्या नहीं की और किसी तरह जीवित रहने में कामयाब रहा। वेल्च के मामले की नाइटहॉक्स की जांच में वह डन स्मिथ से मिले और नाइटहॉक्स में शामिल हो गए। हालांकि यह पहले ही इंजेंगविल के विवरण से आगे निकल चुका था, लेकिन इससे कहानी के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाकुस और उसके भाई अपनी किस्मत से निराश थे। वे जुए की मेज पर अपना आखिरी दांव हार गए और कर्ज में डूब गए। धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ हद तक धनी व्यक्तियों का अपहरण करने और उन्हें ब्लैकमेल करने का निर्णय लिया। जब वे अपने अंतिम ठिकाने की तलाश कर रहे थे तो उनकी नजर रे बीबर के अपार्टमेंट के सामने वाले कमरे पर पड़ी। तब तक रे बीबर एंटीगोनस परिवार की नोटबुक द्वारा दी गई शक्ति से पहले ही आकर्षित हो चुके थे। उसे अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए उपहार को पचाने की आशा थी। हालांकि वह अर्धविक्षिप्त अवस्था में था और वह सर्वोत्तम और सुरक्षित विकल्प नहीं चुन सका। उसने अपनी मृत मां को त्याग दिया, लेकिन वह टिंगन सिटी में ही रहा। उसे अपने पाचन अनुष्ठान को पूरा करने के लिए केवल एक अधिक मायावी स्थान मिला। ये सचमुच दयनीय था। यदि वह थोड़ा होशियार होता तो कहानी और भी जटिल हो सकती थी, लेकिन उसका निर्णय उसकी प्रवृत्ति और उसकी खराब मानसिक स्थिति के आधार पर लिया गया था। बैचेस एंड कंपनी ने हथियार खरीदे और तंबाकू व्यापारी विक्रोय के सबसे छोटे बेटे एलियट को ले लिया और फिरौती के लिए उसे पकड़ लिया। अंत में उन्होंने सफलतापूर्वक अपहरण को अंजाम दिया और एलियट को रे बीबर के सामने वाले अपार्टमेंट में वापस ले गए। विक्रोय के बटलर को एक सुरक्षा कंपनी से मदद लेने का काम सौंपा गया था। वेल्च की रहस्यमय मौत के कारण सुरक्षा कंपनियों के पास हाथ कम पड़ गए थे। क्ले को एक डिलीवरी मैन से मुलाकात हुई और उसे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के अस्तित्व का पता चला। लियोनार्ड मिशेल और क्लेन ने नौकरी स्वीकार कर ली। अपनी परिशक्तियों पर भरोसा करते हुए उन्होंने तुरंत व्यापारी के बेटे को बचा लिया। अफसोस की बात है कि क्लेन को तुरंत एहसास नहीं हुआ कि एंटीगोनस परिवार की नोटबुक के सुराग उनके सामने वाले अपार्टमेंट में थे। हालांकि उनकी आध्यात्मिकता ने उन्हें सपने में याद दिलाया। इस प्रकार टिंगन नाइटहॉक्स ने संबंधित सुराग खोजे। अल्पविराम सीलबंद कलाकृति 2049 टिंगन में पहुंची। एंटीगोनस परिवार की कठपुतली की सहायता से डन स्मिथ ने अपनी पाचन प्रक्रिया को बाधित करने से पहले रे बीबर को ढूंढने के लिए नाइटहॉक्स का नेतृत्व किया। रे बीबर एक राक्षस बन गए और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अंत में नाइटहॉक्स ने कुशलतापूर्वक एक साथ काम किया और मॉन्स्टर बीबर की देखभाल की, लेकिन उन्हें तुरंत गुप्तादेश के एक सदस्य के हमले का सामना करना पड़ा। अधिक पंक्तियां फिर से मिटा दी गईं और मूल सामग्री को पढ़ना असंभव हो गया। लियोनार्ड मिशेल, जिसके पास एक रहस्य है, स्थिति को समाप्त करने जा रहा था। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, क्लेन, जिसे बर्बाद होना था, ने गुप्तादेश से अनुक्रम 7 के सदस्य को स्पष्ट तरीके से मार डाला। इससे कहानी के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डन स्मिथ ने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक से संपर्क किया और उसकी सामग्री को पलटा। उस समय से वह गुप्त रूप से दागदार हो गया था। अपनी सभी तैयारियां पूरी करने के बाद लेनेवस ने हुड यूजेन को धोखा दिया और अपने अनुष्ठान में सहायता के लिए उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने लेनेवस की मंगेतर मेगोस को वह जहाज बनने के लिए धोखा दिया जो सच्चे निर्माता के अंडे को ले जाएगा। लेनेवस के पास सफलता की लगभग कोई संभावना नहीं थी। सबसे गंभीर समस्या ये थी कि भले ही मेगोस को अनुष्ठान की शक्ति से संरक्षित किया जाएगा, लेकिन वह किसी देवता के भ्रामक प्रक्षेपण के साथ संभोग का सामना करने में सक्षम नहीं होगी। इससे उसे वेदी पर अपना जीवन बिताना पड़ेगा। उस समय दयालु इंजेंगविल ने गुप्त रूप से लेनेवस की मदद की। उसने मृत्यु की विशेषता वाले वंशज के आधे टुकड़े को अलग कर दिया, जिसे उसने प्राप्त किया, और उसे समय से पहले मेगोस के शरीर में रोक दिया। हुड यूजेन ने मेगोस को अर्धबेहोशी की स्थिति में प्रवेश कराया और उसे आश्वस्त किया कि सच्चे निर्माता का भ्रामक प्रक्षेपण लेनेवस था। फैक्ट्री जिले के संचित आक्रोश, निराशा और उत्पीड़न से पोषित होकर अनुष्ठान सफल हुआ। मेगोस सच्चे निर्माता के बच्चे से गर्भवती थी। देवता ने संयोगों को समझ लिया, लेकिन चूंकि वह 7 देवताओं द्वारा उस पर लगाई गई बेड़ियों को तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। हुड यूजेन दूषित था। अनुष्ठान सफल होने के बाद पागल लेनेवस को अपनी तर्कसंगतता वापस मिल गई। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यदि देवता की संतान दुनिया में उतरती है तो लेनेवस स्वयं बलि चढ़ाने वालों में से एक बन जाएगा। एक नश्वर व्यक्ति किसी देवता के पुत्र का पिता कैसे हो सकता है? यह सर्वोच्च कोटि की निंदा थी। लेनेवस ने समय से पहले टिंगन को छोड़ने का फैसला किया और नाइटहॉक्स, मैंडेटेड पुनिशेस और मशीनरी हाइव माइंड के लिए सुराग छोड़ दिया ताकि वे उसके कार्यों के नतीजों को हल कर सके। अंततः पागलपन के लिए एक कीमत की आवश्यकता थी। हालांकि लेनेवस ने बियोडर दस्तों को सीधे पत्र नहीं लिखा। उसने सोचा कि इससे वह मूर्ख लगेगा। उसने पत्र को अपने किराए के मकानों में से एक में छोड़ने का निर्णय लिया। उसने आधिकारिक निकायों के बियोडर्स के साथ खेल खेलने का नाटक किया। इस प्रकार उन्होंने हुड यूजेन के संदूषण को सामने नहीं लाया और जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किया था उसे अपने साथ ले आए। बस मामले में उसने सीरियस रापिस को सबसे सुरक्षित तरीके से सूचित किया जो वह कर सकता था। बाद वाले को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह सफलता की संभावना को हल्का सा महसूस कर सकता था। सेलेना वुड को गलती से अपने रहस्यवाद शिक्षक हनास विंसेंट से वास्तविक जादुई दर्पण भविष्यवाणी मंत्र का पता चला।
उसके साहसिक प्रयास को संयोग से क्लेन मोरेटी ने बाधित कर दिया। बाद वाले ने इस अलौकिक घटना को सफलतापूर्वक सुलझा लिया, जिससे गंभीर क्षति हो सकती थी। इसके बाद नाइटहॉक्स ने हनास विंसेंट की जांच की, जिन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया था। इसलिए डन स्मिथ ने संयोग से अपने सपने में सच्चे निर्माता की एक स्पष्ट छवि देखी और उसे गंभीर चोटें लगी। हालांकि जो कुछ हुआ उससे वह दूषित नहीं हुआ। नाइटहॉक्स के ऊपरी क्षेत्रों ने इस पर ध्यान दिया होगा। चोट के कारण एंटीगोनस परिवार नोटबुक द्वारा डन स्मिथ की संदूषण की स्थिति और खराब हो गई। उसकी अनुपस्थित दिमाग और विस्मृति बदतर हो गई और वह इन जैंगविल की आवश्यकताओं को पूरा करने के और करीब आ गया। ... कई पंक्तियां फिर से मिटा दी गईं। सचमुच अविश्वसनीय। क्लेन मोरेटी ने इन जैंगविल के गुप्त प्रभाव को देखा और लाल चिमनी को देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें खोए विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के शिक्षक अजिक ने याद दिलाया था। उसके पास कई रहस्य हैं, लेकिन फिर भी क्लेन के लिए वास्तविक सुराग खोजना काफी आश्चर्यजनक है। यह स्पष्ट है। कारण चाहे जो भी हो, इन जैंगविल ने अभिनय करना जारी रखा और कहानी जारी है। क्लेन संयोगवश लाइब्रेरी में सीरियस से टकरा गया और उसके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए लेनेवस तक पहुंचने वाले सुराग अचानक से तोड़ दिए गए और समस्या की खोज में देरी हुई। ... क्लेन मेगोस से मिला, लेकिन उसकी आध्यात्मिकता ने उसे करीब से देखने से रोक दिया। हालांकि उन्होंने सूक्ष्म असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया। ये तर्कसंगत है। हमारी कहानियां यूं ही नहीं बनी हैं। उन्होंने लाल चिमनी की खोज की, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसा रास्ता चुना जिसमें उनका लक्ष्य शामिल नहीं था। शायद अगले 2 या 3 महीनों में जब वह आखिरी बैच में होगा, उसे असली लाल चिमनी वाला घर मिल जाएगा। ... लेखों की पंक्तियां और पंक्तियां मिटा दी गईं, पिछली सभी पंक्तियों की तुलना में अधिक। डन स्मिथ की समस्या हुई कम। जाहिर तौर पर उनकी हालत बेहतर हो गई। उन्होंने वास्तव में अभिनय पद्धति में महारत हासिल की और यह उन्हें क्लेन मोरेटी ने सिखाया था, जिन्हें डेली सिमोन और ओल्ड नील के उदाहरण से प्रेरणा मिली थी। नहीं, चूंकि जैंगविल को उस पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह अपनी मूल योजनाओं को केवल थोड़ा सा ही बदल सका। कहानी में नए तत्व आए। अजिक ने अपनी खोई हुई यादों की तलाश में बैकरूम जाने का फैसला किया। क्लेन और डन को हुड यूजिन से सुराग मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। ... ये सुनिश्चित करने के लिए कि टिंडन सिटी की कंजर्वेटिव पार्टी और नई पार्टी पूर्ण विपक्ष में होगी, मैडम शेरोन, जो अपने परिवर्तन के बाद संचित पागलपन को बाहर निकालना चाहती थी, ने जोखिम लेने और संसद सदस्य जॉन मेनार्ड की हत्या करने का फैसला किया। उसका मकसद इतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कार्रवाई की। हमेशा ऐसे समय होते हैं जब लोग स्पष्ट दिमाग वाले नहीं होते हैं, और वह उसी स्थिति में थी। इसके अलावा उसे विश्वास था कि उसे खोजा नहीं जाएगा। मेनार्ड की पत्नी ने तंबाकू व्यापारी विक्रोय के माध्यम से ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी की स्थापना की। उन्होंने उसे निराश नहीं किया और उन्होंने तुरंत मैडम शेरोन की असामान्यता का पता लगा लिया, जिसके पास अनुक्रम 6 के करीब की शक्ति थी। उसने पहले कार्रवाई करने का फैसला किया केनली को सीलबंद कलाकृति 30271। जब वे दोनों और क्लेन मैडम शेरोन के निवास पर लौटे तो डन ने उसे दूर से नियंत्रित करने के लिए उसे एक सपने में खींचने का प्रयास किया। यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन दुर्भाग्य से मैडम शेरोन के पास आदिम राक्षसी की मूर्ति थी। इसलिए नाइटहॉक्स की योजना विफल हो गई। घबराहट के कारण केनली ने खुद को शीशे में प्रतिबिंबित किया और खुद को देखा। केनली की मृत्यु के समय मैडम शेरोन की देखभाल की गई। डन ने खुद को दोषी ठहराया और केनली की बियॉन्ड विशेषता का उपभोग किया, जैसा कि वह आमतौर पर करता था। परिणामस्वरूप उनकी पाचन प्रक्रिया बाधित हो गई और इसमें देरी हुई। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो गई। इन परिस्थितियों में लियोनार्ड और क्लेन ने लेनेवस द्वारा छोड़े गए पत्र पर ध्यान दिया। मेगोस को एक चौंकाने वाला बुलावा मिला और वह जॉटलैंड स्ट्रीट पर पहुंचा। उसने ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में प्रवेश किया और उसके पेट में पल रहा बच्चा अपने विकास के महत्वपूर्ण बिंदु पर था। यह उसके आग्रह को रोक नहीं सका। डन ने एक विस्तृत योजना बनाई, एक योजना जो सही थी, लेकिन उससे एक गलती हो गई। यदि उसने चाइनीज गेट के पीछे मेगोस को लुभाने के अपने संकल्प को दृढ़ कर लिया होता, तो उसे पर्यावरण और मौजूद वस्तुओं की सहायता से एक मौका मिलता। यदि वह बैकअप के लिए इंतजार करना चाहता था, तो उसे निश्चित रूप से सेंट सेलेना का कलश बाहर नहीं निकालना चाहिए था। दुर्भाग्य से हाल की घटनाओं के कारण डन का दिमाग सही जगह पर नहीं था और उसने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में नहीं सोचा। एक देवता का बेटा संत के कलश के खतरे को महसूस करने में सक्षम होगा। इसलिए इसे ट्रिगर किया गया और समय से पहले जन्म लेने की चाह में इसने अपनी मां की ताकत को अवशोषित करना शुरू कर दिया, भले ही वह बिल्कुल तैयार नहीं था। अजिक बैकलियन में था, लेकिन वह प्लेनवॉक नहीं था, इसलिए वह इतने कम समय में वापस नहीं आ सका। कुछ पंक्तियों को मिटा दिया गया। मेगोस एक राक्षस बन गया और लड़ाई शुरू हो गई। संत के कलश, रक्तवाहिका चोर और 2 उच्च स्तरीय आकर्षण जो अजीब तरह से प्रकट हुए थे की सहायता से मेगोस की मृत्यु हो गई और देवता के बेटे को भगा दिया गया। परिणामस्वरूप डन स्मिथ की मृत्यु हो गई और सेंट सेलेना की राख की शक्ति भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। यह इन जैंगविल के इरादों के साथ बिल्कुल मेल खाता था। इन जैंगविल को खुद को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इससे उन्हें अपना लक्ष्य हासिल करने में कोई बाधा नहीं आई। उसने क्लेन मोरेटी को मार डाला, जो उसकी योजनाओं में बाधा डालता रहा, और वह सेंट सेलेना की राख ले गया। इन जैंगविल ने मृत्यु के वंशज की शेष आदि विशेषताओं के साथ एक अनुष्ठान स्थापित किया। उन्होंने सेंट सेलेना की राख का सेवन किया और डेथ सीक्वेंस पाथवे, गेटकीपर के अनुक्रम 5 से एवरनाइट सीक्वेंस पाथवे, नाइट वॉचर के अनुक्रम 4 तक सफलतापूर्वक आगे बढ़े। इस प्रकार उन्हें देवत्व के लक्षण प्राप्त हुए और वे एक देवता बन गए। सूर्य भूमि पर लगातार चमकता रहता है। टिंडन शहर में लगभग किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि वे एक बड़ी आपदा से कैसे बच गए। राक्षस एडमिसॉल इसके बारे में बहुत भ्रमित हो जाएगा। नोटबुक को आखिरी पन्ने पर पलटा गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो किताब पकड़े हुए था, उसके काले सुनहरे बाल, गहरी नीली आंख जो लगभग काली थी, एक लंबी नाक और कसकर भींचे हुए होंठ थे। उनके चेहरे के नैन नक्श किसी मूर्ति के समान थे और उनमें एक भी शिकन नहीं थी। उन्होंने अपने थोड़े पीले हाथ से एक क्लासिक कलम पकड़ी और बिना किसी स्याही में डुबोए स्पष्ट रूप से एक पंक्ति लिखी। उन्होंने एक सरल वाक्य के साथ अपनी बात समाप्त की। टिंडन की कहानी यही समाप्त होती है। जैसे ही उसने किताब बंद की, कागजों में सरसराहट होने लगी और केवल भूरा कवर रह गया। सेंट सेलेना कैथेड्रल के बेसमेंट में, चाइनीज गेट के बाहर गार्ड रूम में, लियोनार्ड मिशेल अपनी कुर्सी के पीछे झुके हुए थे। उनके पैर मेज पर टिके हुए थे। उसकी आंखें बिना किसी फोकस के खाली थीं।
भले ही उसे अनुष्ठानिक जादू से ठीक कर दिया गया था, फिर भी वह भयानक लग रहा था, जैसे कि पूरी तरह से ठीक हुए बिना ही उसे किसी गंभीर बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। फिलहाल पवित्र कैथेड्रल द्वारा भेजे गए शक्तिशाली बियोडसेंट सेलेना की राख हो जाने के बाद से चाइनीज गेट के पीछे एक और सील बना रहे थे। उनकी परस्पर विरोधी राय थी। कुछ लोग एक नई पवित्र वस्तु का उपयोग करके शक्ति की कमी को पूरा करना चाहते थे, जबकि अन्य का मानना था कि सभी परेशानियों से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार एवरनाइट देवी के चर्च के लिए पवित्र वस्तुएं दुर्लभ और अविश्वसनीय रूप से कीमती थीं। उन्होंने जो सुझाव दिया वह टिंडन में नाइटहॉक्स की उपस्थिति को कम करना और जीवित विशेषताओं या मुश्किल से सील कलाकृतियों वाली कलाकृतियों को बैकलून के सूबा में कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी के मुख्यालय में स्थानांतरित करना था, केवल उन लोगों को पीछे छोड़ना जिन्हें अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। उनका इरादा आर्चबिशप और उच्च रैंकिंग डीकन से वोट प्राप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों की एक बैठक का प्रस्ताव करने के लिए एक टेलीग्राम भेजने का था। लियोनार्ड को इस बहस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक जीवित लाश बन गया है, जिसमें कोई दुख, शोक, उत्तेजना या उत्तेजना नहीं है। वह सामान्य रूप से सुन्न था। वह किसी का सामना नहीं करना चाहता था। वह तो बस कोने में अकेला रहना चाहता था। कभी कभी वह इस बात को लेकर हैरान हो जाता था कि हत्यारा केवल क्लेन की बियॉन्ड विशेषता को क्यों छीन लेगा और कैप्टन डन स्मिथ की एक विशेषता को बरकरार क्यों छोड़ देगा। गड़गड़ाहट, 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 कदमों की आहट गलियारे में गूंज उठी। सीकाट्रॉन, जिसकी दाहिनी बांह पर पट्टी बंधी हुई थी, कादरूम के दरवाजे पर दिखाई दी। जब क्लेन और अन्य लोग मेगोज पर हमला कर रहे थे और टिंगन सिटी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, वह और चाइनीज गेट के रखवाले सीलबंद कलाकृतियों के एक हिस्से के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। यदि मैंडेटेड फिनिशेस और मशीनरी हाइव माइंड के सदस्यों का समय पर आगमन या पवित्र कैथेड्रल से सुदृढ़ीकरण का अंतिम आगमन नहीं होता तो वह भी अपनी जान गंवा सकती थी। लेकिन फिर भी बुजुर्ग कीपर अंत तक टिकने में असफल रहे। कर्तव्य की पुकार के तहत उन्होंने अपनी मृत्यु तक संघर्ष किया। सीकाट्रॉन ने कहा, लियोनार्ड, मुझे कैप्टन के कार्यालय में एक एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम मिला। यह पवित्र कैथेड्रल द्वारा भेजा गया था। लियोनार्ड की हरी आंखें थोड़ी हिल गईं, अंततः जीवित हो गईं। उसे हल्की सी याद आ रही थी कि एक नए टेलीग्राम की आवाज आ रही थी, लेकिन लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसके और क्लेन के पास इस पर ध्यान देने का समय नहीं था। यह क्या कहता है? लियोनार्ड ने देखा कि उसका स्वर असामान्य रूप से कर्कश था। सफेद बालों वाली और काली आंखों वाली सीकाट्रॉन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, इन जंगाविल से सावधान रहें। सीलबंद कलाकृतियों से सावधान रहें। 008 इन जंगाविल, आर्चबिशप जिसने चर्च को धोखा दिया, द्वारपाल जिसने उसकी उन्नति में विफल कर दिया। सीलबंद कलाकृति 008, एक साधारण दिखने वाली कलम। लियोनार्ड ने अपनी यादों को खोजते हुए पहले तो बुदबुदाया, फिर उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसके शरीर से निराशाजनक भावनाएं और उदासी गायब हो गई। तो यह ऐसा ही था। लियोनार्ड ने अपने पैर पीछे खींच लिए और खड़ा हो गया। उसकी हरी आंखें जोश से जल रही थीं। उन्होंने सीकाट्रॉन की ओर देखा और कहा, मैं रेड ग्लव्स में शामिल होने के लिए आवेदन करने का इरादा रखता हूं। रेड ग्लव्स नाइटहॉक्स की विशिष्ट टीम के लिए एक कोड नाम था। सामान्य परिस्थितियों में नाइटहॉक टीमें स्थानीय स्तर पर स्थित थीं और उनके अधिकार क्षेत्र में क्षेत्र थे। उन्हें बिना अनुमति के अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर अपराधियों को पकड़ने की अनुमति नहीं थी। इस प्रकार कुछ दुष्ट लोग प्रत्येक अपराध के बाद अपना स्थान बदल लेते हैं, जिससे नाइटहॉक्स के लिए यह बहुत असुविधाजनक हो जाता है। इससे निपटने के लिए चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस ने रेड ग्लव्स की स्थापना की। वे सावधानीपूर्वक चुने गए कुलीन वर्ग थे, कुछ के पास तो अधूरी पवित्र वस्तुएं भी थीं। उनका मिशन नाइटहॉक टीमों को मजबूत करना था जिन्होंने मदद के लिए बुलाया था, साथ ही बिना किसी प्रतिबंध के दुष्टों का पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना था। कुछ हलकों में उन्हें पीछा करने वाले या शिकारी कुत्ते भी कहा जाता था। सीकाट्रॉन ने चिंता और संदेह में कहा, लाल दस्ताने, लेकिन उनकी सबसे कम आवश्यकता अनुक्रम 7 है। इसके अलावा लाल दस्ताने का सामना करने वाले खतरे सामान्य नाइटहॉक दस्ते की तुलना में कई गुना अधिक है। लियोनार्ड ठंडे स्वर में मुस्कुराए, मैं जल्द ही आगे बढ़ने के करीब हूं। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने दांत भींच लिए और अपने आप से कहा, मैं बदला लेना चाहता हूं। इनसे जंगाविल, तुम्हें उस दिन तक जीवित रहना होगा जब तक मैं पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो जाता। ठीक है। सीका ने लियोनार्ड के विचारों का अनुमान लगा लिया था। उसने आह भरी, हमारी लगभग आधी टीम नए चेहरे होंगे। नाइटहॉक टीम को इतना तबाह होते देखना दुर्लभ है। लियोनार्ड की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसने दांत भींचकर पूछा, क्या शव तैयार है? हाँ। सीका ने अनजाने में सिर हिलाया। लियोनार्ड अचानक दरवाजे की ओर बढ़े। मैं उनके परिवारों को सूचित करूंगा। मैं उस दृश्य से निपटूंगा जिससे मैं सबसे ज्यादा निपटना नहीं चाहता हूं। मैं ये करूंगा। ... 2 डैफोडिल स्ट्रीट पर मेलिसा सोफे पर बैठी अपने हाथों में 3 टिकटों का निरीक्षण कर रही थी। वो शब्दों, मुद्रित तिथि और सीट संख्या को देख रही थी। बेंसन उसके पास बैठा था और मुस्कुराते हुए अपनी बहन को देख रहा था। उनकी मुद्रा आरामदायक थी। अचानक उन्हें दरवाजे की घंटी सुनाई दी। डिंग डोंग, डिंग डोंग। मेलिसा ने अपनी व्यस्त नौकरानी बेला पर नजर डाली, फिर वह 3 टिकट अपने साथ ले गई और थोड़ा भ्रमित होकर खड़ी हो गई। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागी। उसके काले बाल पहले से अधिक चमकदार थे। उसका चेहरा अब पतला नहीं रहा। उसकी त्वचा का रंग सुर्ख था और उसकी भूरी आंखें अधिक चमकदार और ऊर्जावान दिख रही थीं। हैंडल घुमाकर और दरवाजा खोलते हुए मेलिसा एक पल के लिए ठिठक गई। वह अपने आगंतुक को नहीं पहचानती थी। वह काले बालों और हरी आंखों वाला एक युवक था। वह सुंदर लग रहा था, लेकिन उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था। उसकी आंखों में गहरा दुख छिपा था। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मेलिसा ने कुछ खोया हुआ महसूस करते हुए पूछा। लियोनार्ड ने अपनी सफेद शर्ट के ऊपर विशेष रूप से एक काला औपचारिक कोट लपेट रखा था। उसने कर्कश आवाज में कहा, मैं आपके भाई क्लेन का सहकर्मी हूं। मेलिसा का दिल अचानक धड़कने लगा। उसने सहजता से लियोनार्ड के पीछे देखने के लिए कदम उठाए, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसने अपनी आवाज में एक अजीब तरकश के साथ कहा, क्लेन कहाँ है? लियोनार्ड ने अपनी आंखें बंद कर ली और सांस लेते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है, आपका भाई क्लेन एक दुष्ट अपराधी के हाथों मर गया जब वह दूसरों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह एक नायक है, एक सच्चा नायक। मेलिसा ने धीरे से अपनी आंखें चौड़ी की। उसका शरीर अनजाने में हिल रहा था। उसके हाथों में मौजूद 3 टिकट असहाय रूप से फर्श पर गिर गए। टिकट ऊपर की ओर थे, जिससे नाटक का नाम पता चल रहा था, द रिटर्न ऑफ द काउंट।
मोरेटी परिवार के लिविंग रूम में बैठे लियोनार्ड ने मेलिसा और बेंसन को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे जो दिखते थे उसके दृश्यों को वह अपने दिमाग में चमकने से नहीं रोक सके। वह लड़की युवावस्था और जीवंतता से भरी हुई थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह कुछ नहीं बोल रही थी और उसकी आंखें ध्यान केंद्रित नहीं कर रही थी, जिससे वह एक कठपुतली की तरह दिखाई दे रही थी। वह आदमी जो थोड़ा बहुत प्लेन जैसा दिखता था, एक सामान्य मुद्रा बनाए रखता था, लेकिन समय समय पर वह अचंभित हो जाता था। उसके शब्द धीरे धीरे निकले। यही तो बात का सार है। मुझे बहुत खेद है कि मैं समय रहते इसे रोकने में असमर्थ रहा। ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी, पुलिस विभाग और जिन लोगों ने उसकी मदद की, उन्होंने लगभग 6,000 पाउंड के शोक